तगाजा है वक्त का कि तुम लहरों से उलझो, तगाजा है वक्त का कि तुम लहरों से उलझो, कब तक चलोगे तुम किनारे किनारे। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 1 फरवरी की तारीख और भारत के 2026-27 के बजट में आप सभी का स्वागत है। जब मैं ऐसा बोल रहा होता हूं तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि आपने बजट सुनने का प्रयास तो किया होगा, लेकिन आपका प्रयास असफल प्रयास होगा, आपके कुछ समझ में आया नहीं होगा। दोस्तों बजट नहीं है ये असली आपके अर्थव्यवस्था है। मतलब ऐसा लग रहा था, इसको पढ़ने के बाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा लगा जैसे पूरी किताब पढ़ लियो। भाई साहब, निर्मला सीतारमण जी ने हलवा खा करके, दही खा करके, हलवा बना करके जो बजट का हलवा बनाया है आज जो है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपका भाई कुमार गौरव आपके सामने आ चुका है। अगले 1 घंटे में बजट को खोल खोल के आपको जो सारे पॉइंट होंगे वो बता दूंगा। 2-3 बातें मैं शुरुआत में ही कह रहा हूं। जो लोग रोजगार के बारे में कुछ सुनने आए हैं वो अभी से लाइव बंद करके नहीं, आराम से बिस्तर ओढ़ के सो जाइएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं तुम्हारे पास। दूसरा, जो लोग सुनने आए हैं कि सर हल्का हल्का बजट होगा, नहीं भाई साहब, भारी भारी बजट है, पूरे ध्यान से देखना है। पर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगले 1 साल आपको कोई समस्या नहीं आएगी बजट के किसी भी प्रकार के प्रश्न के अंदर। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का, सभी सांसदों का स्वागत है। आज मैं वित्त मंत्री तुम्हारा और तुम मेरे सांसद हो, इसलिए पूरे ध्यान से आज मेरी बात को सुनना है। मैं तुम्हारे सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो पेश करने के लिए जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारी निर्मला ताई दोस्तों आपके सामने यहां पर है, यह नवी बार जो है आपके बजट पेश कर रही थी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये नवी बार बजट पेश कर रही थी और बजट जब तैयार होता है तो उस तैयारी की शुरुआत में बजट से पहले दोस्तों हलवा बनता है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आपको भारत की जो वित्त मंत्री है वो यहां पर आपको दिखाई देंगे, ये वित्त मंत्री दोस्तों आपके, और ये हलवा सेरेमनी जो है आपके यहां पर चल रही है, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे हम लोग कहते हैं हलवा सेरेमनी कहते हैं, जो यहां पर आपके सामने चल रही है। ये दोस्तों हलवा सेरेमनी है, जिसमें आपको भारत की वित्त मंत्री, इसके अलावा और भी जो आपके और व्यक्ति जो इस वित्त बजट को बनाने में सहयोगी थे आपके, वो यहां पर जो है आपके साथ में थे। तो ये आपके हलवा सेरेमनी के द्वारा बजट बनना जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। यह फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। जब वित्त मंत्री जी दोस्तों आपके बजट पेश करने के लिए आती है तो उससे पहले वो भारत की राष्ट्रपति जो है उनसे परमिशन लेकर आती है, क्योंकि आप जानते हो कि जो बजट होता है हमारा, ये एक मनी बिल होता है। कैसा होता है? एक धन विधेयक होता है, और मनी बिल को पेश करने से पहले आप सभी जानते हो कि राष्ट्रपति जो है इनकी पूर्व अनुमति चाहिए होती है। तो ये राष्ट्रपति जी से मिलकर आती है, जो कि फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये भारत की राष्ट्रपति जी आपको यहां पर दिखाई देंगे आपके, और यहां पर भारत के वित्त मंत्री जो हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। इन्होंने दही खिला करके इनको ऑल द बेस्ट कहा था कि आपको ऑल द बेस्ट। यहां पर कमाल की दोस्तों बात सुनने वाले की है कि यहां पर जो इन्होंने, देखो सवाल कहीं से भी बन सकता है भाई साहब, अगर आपसे वो महात्मा गांधी की लंगोट पूछ सकता है तो सवाल कहीं से भी पूछ सकता है, पेपर वाला तैयार रहना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर जो ये वित्त मंत्री जी हमारी, इन्होंने जो साड़ी पहनी थी आपके, साड़ी जो है, ये साड़ी कौन सी देखना, साड़ी जो आपके, ये आपके कांचीवरम की साड़ी। कौन सी साड़ी थी आपके? ये कांचीवरम की साड़ी थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कांचीवरम की साड़ी थी। कांचीवरम आप सभी जानते हो तमिलनाडु, कहां की साड़ी है? तो कांचीवरम तमिलनाडु की साड़ी है। मतलब कि ये जो है हैंडलूम, खादी, इनको प्रमोट कर रही है एक्चुअली में। और इस बार कांचीवरम की साड़ी, अगर आपको याद हो बेटा, तो पिछली बार दोस्तों निर्मला सीतारमण अपनी जो ताई है आपके, वो मधुबनी साड़ी में आई थी। किसमें आई थी? मधुबनी साड़ी, जो बिहार की साड़ी थी आपके, इसके अंदर आई थी पिछले आपके 2025-26 के अंदर। आपको ध्यान रखना है, इस साल कांचीवरम की जो साड़ी थी आपकी, यहां पर जो है ये हमारी वित्त मंत्री जी आपको दिखाई देंगे। चलिए बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ये वो हलवा सेरेमनी, देखो ये आपके दही खिला करके ऑल द बेस्ट कहा गया है। यहां पर आपको राष्ट्रपति जी जो है वो भारत की वित्त मंत्री जी को दही खिला करके ऑल द बेस्ट कह रही है। नवी बार अपना बजट जो है आपके वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो बजट कब पेश हुआ है? तो 1 फरवरी 2026 को यह बजट आपके पेश होता है। पहले दोस्तों आपके फरवरी की अंतिम तारीख को होता था, अब ये जो है आपके 1 फरवरी की तारीख को होता है। कमाल की बात यह है कि इस बार संडे था दोस्तों, और आप सभी जानते हैं कि संडे को जो है हमारा जो शेयर मार्केट होता है वो बंद होता है, स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है। लेकिन आज बजट स्पेशल होने के कारण जो है आज संडे को शेयर मार्केट जो है ओपन रहा भारत के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों लगभग 1 घंटे 25 मिनट जो है आपके बजट स्पीच दिया, ठीक है। 1 घंटे 25 मिनट। हम जैसे लोग ये सोच रहे थे कि अपने काम की बात अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। भाई साहब अंत में आया धन्यवाद, मतलब बजट समाप्त हो गया, काम की बात ही नहीं आई। रसगुल्ला आप और मैं क्या सोच रहे होंगे कि कोई रोजगार की बात आएगी, कोई दोस्तों टैक्स की बात आएगी। आप और मैं बिल्कुल बैठ के सोच रहे थे, इतने में धन्यवाद आ गया तो खत्म हो गया। 1 घंटे 25 मिनट जो है ये स्पीच चला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहां पर जब शुरुआत हुई आपके, ये पूरा की पूरा बजट है ना, ये पूरा की पूरा लगभग दोस्तों 79 पेज का जो है, लगभग 79 पेज का बजट है आपके। इसी को मैं आपको अगले 1 घंटे के अंदर पढ़ाने वाला हूं। इससे बाहर बजट का कोई भी सवाल भारत में किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बजट का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि भारत में बजट की शुरुआत कब होती है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में 1860 के अंदर पहली बार जेम्स विल्सन जो है इनके द्वारा बजट पेश किया गया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया आपके? तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन जो है तो इनके द्वारा बजट पेश किया गया। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जो आजाद भारत है इसमें बजट पहली बार किसने पेश किया? तो आजाद भारत में पहली बार बजट जो आपके षणमुखम सेठी साहब ने पेश किया। किसने? आपके षणमुखम सेठी जो है इन्होंने पेश किया था 1947 में। आजाद भारत का पहला बजट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गणतंत्र भारत का पहला बजट पूछूं आपसे, मतलब 1950 की बात करूं तो 1950 के अंदर नोट करना दोस्तों, जॉन मैथाई जो है इनके द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है यह पेश किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पहली महिला जिसने बजट पेश किया आपके वो कौन थी? इंदिरा गांधी। ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया वो कौन थी आपकी? तो फर्स्ट महिला जो है इंदिरा गांधी थी। दोस्तों इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री का कार्यभार उनके पास था, तो उसी रूप में पेश किया है।
सवाल पूछे कि पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है आपके महिला, तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री पूछूं आपसे, तो पहली पूर्णकालिक जो महिला वित्त मंत्री है वो अपनी निर्मला ताई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो कौन है? वो निर्मला ताई जी, आपको नोट कीजिएगा, निर्मला सीतारमण जी, आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बजट किसने पेश किया हो? तो भारत के अंदर दोस्तों आपके, भारत के अंदर सर्वाधिक जो बजट है आपके, यह मोरारजी देसाई जो है इनके द्वारा पेश किया गया। कितनी बार? आपके 10 बार पेश किया गया। कितनी? 10 बार जो है मोरारजी देसाई साहब ने 10 बार बजट जो है वो पेश किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, निर्मला जी ने कितनी बार कर दिया है? तो हमारी जो निर्मला ताई है आपके, इन्होंने 9 बार बजट पेश कर दिया, आपको ध्यान रखना। कितनी बार? 9 बार। मतलब दोस्तों अगली बार और हो जाए और उससे अगली बार भगवान कर आपको ना पढ़ना पड़े तो निर्मला जी आपके जो है रिकॉर्ड तोड़ देंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है। सबसे लंबा दोस्तों बजट स्पीच कब होता है? सबसे लंबा जो बजट स्पीच था, सबसे लंबा जो बजट भाषण था आपके, यह भी निर्मला जी का ही था। आपके बजट स्पीच जो था यह भी निर्मला जी का था, लगभग 2 घंटे 40 मिनट। कितना था? लगभग 2 घंटे 40 मिनट था। और ये बात है 2020, कब की बात है? 2020 की बात है। लगभग 2 घंटे 40 मिनट जो है बजट का स्पीच रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है निर्मला जी के बारे में। ये तो थोड़ा सा बजट का मैंने आपको इतिहास बता दिया कि बजट का इतिहास जो है वो कैसा रहा। अब दोस्तों हम किसकी ओर आते हैं? अब हम आते हैं आपके हमारे बजट की ओर, ठीक है। जैसे ही आप बजट, ये मेरे पास जो है निर्मला जी ने जो कुछ बोला है और जो कुछ छोड़ा है सब दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की साइड से मैंने निकाला है। जब शुरुआत हुई आपके, तो निर्मला जी कह रही है कि माननीय अध्यक्ष महोदया, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जी की जन्म शती के पावन अवसर पर मैं 2026-27 का बजट पेश कर रहा हूं। तो माघ पूर्णिमा है और गुरु रविदास जी की जन्म शती है, उस पर बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों वो कह रही है कि हमारा जो पिछला 12 साल का जो कार्यकाल रहा है, मोदी सरकार का जो पिछले 12 साल 14 से लेकर के 26 तक का जो कार्यकाल रहा है दोस्तों आपके, उस कार्यकाल के अंदर क्या क्या किया गया उसके बारे में बताया जा रहा है। और वो क्या क्या किया आपके, कि भारत की आर्थिक व्यवस्था का मार्ग स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कम मुद्रास्फीति से चिन्हित रहा है। तो 4 चीजें यहां पर बोली गई, किसके द्वारा? भारत की वित्त मंत्री जी ने 4 चीजें दोस्तों बोली आपके। और वो 4 चीजें कौन कौन सी आपके, देखो यहां पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप वो देख लीजिए। 26-27 का बजट है और 18वीं जो लोकसभा इसका तीसरा बजट है आपके। वित्त मंत्री जी का नवा बजट है, आपको मैंने लिखा दिया है। सबसे अधिक बजट जो है ये मोरारजी साहब जी का 10 बार है, फिर निर्मला जी का है, उसके बाद में चिदंबरम जी का 9 बार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, जो शुरुआत की उसकी बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा जो 12 साल का दोस्तों जो कार्यकाल रहा है ना आपके, उसमें 4 चीजें रही हैं। हमने इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए 4 चीजों पे बल दिया है, ठीक है। किस किस पे दोस्तों आपके? पहला बल दिया हमने स्टेबिलिटी के ऊपर, किसके ऊपर? स्थायित्व के ऊपर। दूसरा बल दिया हमने राजकोषीय अनुशासन, जिसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन, राजकोषीय अनुशासन जो है इस पर बल दिया है, ठीक है। तीसरा बल दिया हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर, किस पे बल दिया है? कम मुद्रास्फीति जो आपके, इस पे बल दिया है, ठीक है। और फोर्थ हमने बल दिया किसके ऊपर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास के ऊपर। ये हमारे पिछले 12 वर्षों का अचीवमेंट है। क्या बोला है? ये हमारे पिछले 12 जो वर्ष उनका अचीवमेंट जो है, ये 4 पॉइंट उन्होंने कहा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा है आपके, देखिएगा सेकंड पैराग्राफ में क्या लिख रही है आपके, सेकंड पैराग्राफ में ही लिख रही है ये कि अगर भारत जो है वो 7% दोस्तों विकास दर हासिल किया है भारत, तो उसके लिए हमने क्या क्या किया उसकी बात कर रही है, ठीक है। हमने रोजगार पैदा किए, हमने जॉब क्रिएट किए, हमने एग्रीकल्चर का जो उत्पादकता है वो बढ़ाई, हमने परिवारों की क्रय शक्ति जो है, परचेजिंग पावर जो है, उसको आप समोसा खरीद सकते हो, परचेजिंग पावर आपकी बढ़ी है। इसके अलावा दोस्तों आपके ये सारी चीजें हमने कही, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा यहां पर लगभग 7% की जो उच्च विकास दर है उसके लिए क्या क्या किया इन्होंने आपके। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या होता है, हमने क्या क्या किया उसकी बात करते हैं ना, फिर उसके बाद में हम क्या क्या करने वाले उसकी बात करेंगे, ठीक है। बजट के 2 पार्ट होते हैं, अगर आप बजट को ढंग से पढ़ोगे, अगर आप निर्मला जी की बात को सुनते हो, अगर आप समझते हो, तो वहां पे उन्होंने ये कहा था कि ये बजट जो है 2 भाग में प्रस्तुत हो रहा है। फर्स्ट भाग है पार्ट नंबर क और सेकंड भाग पार्ट नंबर ख, ठीक है। ये पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो भी गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो भी कार्यक्रम है आपके हैं, वो सब यहां पे आएंगे, ठीक है। और इस वाले पार्ट में टैक्सेशन आता है, कौन सा आता है? इस वाले पार्ट में जो कर होता है उससे संबंधित जो बातें हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इस पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके, इन्होंने यहां पर कहा है कि 7% की जो ग्रोथ रेट है उसके लिए हमने एनर्जी सिक्योरिटी, इसके अलावा आयात जो है, जो हम बाहर से मंगाते हैं उस पर निर्भरता कम करना, इसके अलावा दोस्तों आपके पैसे को आपके विवेक के साथ में खर्च करना, इसके अलावा मौद्रिक स्थिरता लेकर आए हम लोग, आपके पब्लिक जो सार्वजनिक निवेश इस पर जोर दिया गया है, सरकार के कार्यों का नागरिक को लाभ प्राप्त हो सके इस पर बल दिया गया है, और घरेलू विनिर्माण क्षमता जो इस पर बल दिया गया है। मैं छोटा सा रिक्वेस्ट शुरुआत में कर रहा हूं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे बजट काम का नहीं है, या फिर जिनको ऐसा लगता है कि हम कहीं और से 10 मिनट में पढ़ लेंगे, वो वहां से आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में वही लोग रुके रहे यहां पर जिनको पूरा बजट समझना है, जिनको पूरा बजट पढ़ना है। मैं बार बार क्लास नहीं लेता बजट की, एक बार लेता हूं, पर अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, ये मेरा वादा है। बस इतना कह रहा हूं आपसे, जिनको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आएगा, मेरे ऊपर से जाएगा, मेरे नीचे से जाएगा, वो आराम से 1 मिनट में बजट पढ़ ले, आधी मिनट में बजट पढ़ ले, 30 सेकंड में बजट पढ़ ले, वो वहां से कर ले, ठीक है। इसलिए जो है यहां पर चुपचाप बैठकर सुनना है, वरना मैं यहां से बोतल फेंक कर मारूंगा सीधी खोपड़ी पे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ना। 7% की उच्च विकास दर जो है, इसके लिए दोस्तों उन्होंने ये कहा, सबसे बड़ा प्रश्न ना, जब भी ये मोदी सरकार का कोई बजट आता है दोस्तों, तो कोई ना कोई नई टर्मिनोलॉजी लेकर आता ही है। इस बार इन्होंने इससे पहले लेकर आए थे सप्तऋषि
एमपीएससी आपको याद होगा, इस बार लेकर आए 3 कर्तव्य। अब सुनना, ये देखिए आपके पेपर का 100% सवाल लिखना, आपके पेपर का 100% सवाल है, इस बार बजट में 3 कर्तव्य पेश किए गए। दोस्तों माहौल कैसे बनाया वो सुनिए, ठीक है, माहौल कैसे बनता है वो सुनना। दोस्तों हमारी सरकार की संकल्प, हमारी सरकार का संकल्प है कि हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है, ठीक है, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए और यह देखते हुए कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हमारा नया पार्लियामेंट हाउस जो है आ चुका है आपके, तो ये कह रहे हैं कि जो पहले राजपथ था ना उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है, तो जो कर्तव्य भवन है आपके इसमें तैयार हुआ ये पहला बजट है, इसके लिए हम 3 कर्तव्य प्रस्तुत करते हैं। तो ध्यान रखना इस बार बजट के अंदर आपके 3 कर्तव्य जो है वो प्रस्तुत किए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी 3 कर्तव्य दोस्तों है कौन कौन से आप वो सुनिए, ठीक है, स्टार लगाओ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 कर्तव्य जो है इनको प्रस्तुत किया गया है, ये 3 कर्तव्य हैं जिनके ऊपर पूरे बजट के अंदर भाषण जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो पहला जो कर्तव्य कौन सा है, पहला कर्तव्य है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास जो है ये पहला कर्तव्य होगा। ये कैसा होना चाहिए, ये तेज होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए और ये आपके सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो रैपिड एंड सस्टेनेबल होना चाहिए, इस पर बल दिया गया ना, तो रैपिड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये पहला पॉइंट रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों पॉइंट जो कहा गया आपके, सेकंड पॉइंट है कि हमने बहुत सारी उम्मीदें की हुई है, हमारी बहुत सारी आकांक्षाएं, हमारी बहुत सारी एस्पिरेशन है, इनको पूरा हमें करना है, ठीक है। तो आकांक्षाओं को पूरा करना जो है सेकंड पॉइंट होगा ना, आकांक्षाओं को पूरा करना ये सेकंड पॉइंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और थर्ड जो हमारा कर्तव्य होगा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी वो है सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या है, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है, सबका साथ सबका विकास, ये तीसरा हमारा पॉइंट होने वाला है। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं समावेशी विकास या फिर इसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 3 कर्तव्य जो है इस बार बजट के अंदर पेश किए गए। पहला कर्तव्य है रैपिड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक। अब जो भाषा इन्होंने यूज की दोस्तों उसकी बात करते हैं। देखो पहली जो भाषा इन्होंने यूज की है अस्थिर वैश्विक परिदृश्य, वर्तमान जो वैश्विक स्थिति है दोस्तों आपके, चाहे रूस यूक्रेन देख लीजिए, चाहे आपके अमेरिका ईरान इजराइल देख लीजिए, चाहे अजरबैजान आर्मेनिया, चाहे भारत के आसपास बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कुछ भी देखिए अनस्टेबिलिटी हर जगह पर है। ऐसी कंडीशन में आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना, ये पहला आपके पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है सबका साथ सबका विकास जो है, संसाधनों का सुनिश्चित उपयोग करना, बेहतर उपयोग करना, तीसरा पॉइंट है। तो 3 हमारे पास में कर्तव्य आपको ध्यान रखने हैं जो इन्होंने दोस्तों अपने बजट के अंदर पेश किए हैं, ठीक है। कितने कर्तव्य पेश किए, 3 कर्तव्य पेश किए। अब सुनना, इतने में दोस्तों काम नहीं चल रहा है, इसी के जस्ट आगे लिखा हुआ इन्होंने इस त्रिआयामी दृष्टिकोण के लिए, मतलब ये जो हमने 3 कर्तव्य पेश किए हैं इसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ परिवेश चाहिए, कुछ माहौल चाहिए। दोस्तों कैसा माहौल चाहिए उसकी बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों माहौल ऐसा चाहिए आपके, पहली जो आवश्यकता होगी हमारी वो क्या होगी, वो होगी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर किया जाए दोस्तों ना। तो ये कह रहे हैं कि इन तीनों कर्तव्यों को पाने के लिए, ये जो 3 कर्तव्य दोस्तों, इन 3 जो कर्तव्य मैंने बताया आपको, इन 3 कर्तव्यों को अगर हमें पाना है, इनको पाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहला आपके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या चाहिए हमें, बेहतर इंफ्रा चाहिए, आधारभूत संरचना जो है आपके, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों हमारे पास मजबूत वित्तीय क्षेत्र हो, ठीक है। कैसा हो, मजबूत हमारे पास में वित्तीय क्षेत्र हो, फाइनेंशियल सेक्टर हमारे पास में हो। इसे कहते हैं दोस्तों, इसमें कौन आता है, जैसे बैंकिंग हो गया, कौन हो गया, तो बैंकिंग हो गया, शेयर मार्केट हो गया, सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग है, कैपिटल मार्केट इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर ना, मतलब कि भाई पैसा भी तो चाहिए रसगुल्ला, आपको बड़ा बड़ा दोस्तों हॉस्पिटल बनाना है, पैसा भी तो चाहिएगा। पैसा कौन देगा दोस्तों, बांध बनाना है तो पैसा बैंक देगी उधार, आपके कोई काम खोलना है तो पैसा बैंक देगी उधार। तो कुल मिलाकर के बेहतर इंफ्रा चाहिए और मजबूत वित्तीय क्षेत्र जो है, फाइनेंशियल सेक्टर जो है आपके, वो मजबूत चाहिए, आपको ध्यान रखना। तीसरा जो नई चीज जुड़ चुकी है आपके, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा दोस्तों एआई जो है आपके, इसका भी सपोर्ट चाहिए। तो 3 कर्तव्यों के लिए 3 आवश्यकताएं। सुनना, पेपर में जो सवाल पूछा जाए उस पर फोकस करना है। 3 कर्तव्य पूछा जाए तो तेज और आपके सतत विकास करना, आर्थिक विकास करना, आकांक्षाओं को पूरी करना और समावेशी विकास। इन 3 कर्तव्यों के लिए 3 आवश्यकताएं कौन कौन सी, तो आपके वो है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत वित्तीय क्षेत्र और एआई आपके आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसके ऊपर बल करना, ठीक है। देखिए आपके यहां पर जो लिखा हुआ वो दिखाता हूं आपको। पहली आवश्यकता है ढांचा का सुधार करना, सेकंड आवश्यकता है एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र उपलब्ध करवाना, तीसरी जो आवश्यकता है वो क्या है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसको बढ़ावा देना, तो तीसरी आवश्यकता है, ठीक है। तो आगे सुनिए, आगे क्या बोल रही है, आगे बोल रही है ये एक सुधार एक्सप्रेस की बात करती है। नई दोस्तों खबर सुन लो आपके, है ना, हाँ सोना चांदी महंगा होगा सस्ता होगा। अरे मैं वो पढ़ाने नहीं आया दोस्तों, वो आपको न्यूज चैनल में पढ़ाएंगे, सोना चांदी महंगा सस्ता, ये सस्ता वो महंगा, बीड़ी महंगी। अरे तुम्हें क्या करना दोस्तों बीड़ी महंगी होने से, मुझे ये बताओ, तुम बीड़ी पियोगे क्या? ओ गुरुजी बीड़ी महंगी हो गई। फोन आया मेरे पास दोस्तों, एक दादाजी का फोन आया कि यार गौरव एक बात बता, बीड़ी महंगी हुई कि नहीं? मैंने कहा दादा बीड़ी महंगी हो गई, ठीक है। हाँ मैंने कहा महंगी हो गई। सुनना, बीड़ी सिगरेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो काम की बात कर रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है। दोस्तों निर्मला जी को हंसी मजाक करके बजट पेश करना चाहिए ना, एक तो इतना भारी भारी बजट, ऊपर से दोस्तों इंग्लिश में, और ऊपर से इंग्लिश का दोस्तों साउथ का एसेंट, भाई साहब पल्ले ही नहीं पड़ता। 4 घंटे खोपड़ी पचा के ये निकाल के लाया हूं आपके सामने यहां पर ना। अब सुनिए, इन्होंने कहा है कि भारत की सुधार एक्सप्रेस, दोस्तों ना किसकी बात की इन्होंने जो है भारत की सुधार जो एक्सप्रेस है उसकी बात की, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा है कि हमने क्या क्या किया है, तो इन्होंने पहली चीज कही है कि हमने बहुत सारे रिफॉर्म किए। इसमें तो पहला जो रिफॉर्म आपके वो क्या है कि हमने जो है जीएसटी को सरल कर दिया, ठीक है। पहला रिफॉर्म किसमें कर दिया हमने, जीएसटी में रिफॉर्म किया। आप सभी जानते हैं कि अभी जीएसटी को लागू करने के बाद हमने रिफॉर्म किया था, जिसमें जीएसटी की जो टैक्स की रेट थी आप जानते हो आपके, उनको हटा दिया गया था आपके, तो जीएसटी में रिफॉर्म किया इन्होंने, ये कहा। तो इन्होंने कहा है कि हमने 350 रिफॉर्म किए। क्या कि हमने 350 से अधिक सुधार हमने किए हैं। ये इन्होंने अपनी सुधार एक्सप्रेस, इसको नया नाम दिया है कि ये सुधार एक्सप्रेस है, इसमें 350 से अधिक रिफॉर्म किए गए, बहुत
सारी कमेटियां दोस्तों हमने बनाई है यहाँ पर आपके, और रोजगार को बढ़ाने का काम किया है हमने, जो उत्पादकता उसको बढ़ाने का काम किया है, और विकास की गति को तेज करने का काम किया, इनके लिए हमने रिफॉर्म किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके, और भारत की सुधार एक्सप्रेस, तो ध्यान रखना पेपर में कभी सवाल पूछे सुधार एक्सप्रेस क्या, तो नोट कीजिएगा। सरकार ने रोजगार का सृजन करने, उत्पादकता और विकास को गति तीव्र प्रदान करने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए। कितने किए? 350 सुधार किए। इसमें से जीएसटी को सरलीकृत करना, श्रम संहिता और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के विवेकीकरण सहित आपके सुधार किए। बहुत सारी कमेटियां जो आपकी हमने बनाई है। तो सुधार एक्सप्रेस जो आपके सुधार एक्सप्रेस जो है, इसकी भी बात जो यहां पर कही गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, इसके बाद में ये जो है आपके सामने यहां पर अब दोस्तों बात करते हैं कि जो विकसित भारत हमारा होगा, इस जो विकसित भारत होने वाला है दोस्तों, उसमें जो पहला कर्तव्य मैंने आपसे कहा था, अरे पहला कर्तव्य कौन सा था आपके, जो फर्स्ट कर्तव्य दोस्तों मैंने आपसे कहा है, वो पहला कर्तव्य कौन सा आपके, पहला कर्तव्य है तेज आर्थिक विकास करना। क्या करना? तेज आर्थिक विकास करना, ये पहला कर्तव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां मैं स्टार लगाऊं वहां पे दोस्तों आपको स्टार लगाना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि तेज आर्थिक विकास के लिए, तो इन्होंने लिख के दिया है कि तेज आर्थिक विकास के 6 स्तंभ होने वाले। ठीक है, 3 कर्तव्यों के लिए 3 आवश्यकताओं पर बल दिया। अब पहले कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए 6 स्तंभ, 6 पिलर जो है, 6 सेक्टर जो है दोस्तों, उनके ऊपर बल दिया गया। ठीक है, तो इन 6 सेक्टर में किसके ऊपर, आपके 6 सेक्टर जो होंगे आपके, इनके ऊपर बल दिया गया। ठीक है, गुरुजी 6 सेक्टर कौन कौन से दोस्तों आपके, तो पहला सेक्टर आपके कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा है, विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण का मतलब भारत के अंदर चीजों को बनाना दोस्तों, और जब भारत के अंदर चीजें बनेंगी तो क्या होगा, इंडस्ट्री स्थापित होगी, रोजगार लगेगा आपके, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। ठीक है, एक तरह से जो मेक इन इंडिया है इसे प्रमोट करना जो है ये उद्देश्य होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बल देना दोस्तों आपके, और ये आपके यहां पर पहला सेक्टर जो इन्होंने कहा किसके अंदर, इन आपके कर्तव्यों को पूरा करने का पहला सेक्टर। ठीक है, सेकंड दोस्तों विरासत के ऊपर बल देना, जो हमारी जो हेरिटेज है, इन हेरिटेज के अंदर संरक्षण करना, और इन हेरिटेज से हमारे किसके ऊपर बल देना, इन हेरिटेज से जो हमारा टूरिज्म जो है आपके उसको बढ़ावा देना दोस्तों ना। थर्ड इन्होंने कहा किसके ऊपर बल देना, आपके एमएसएमई के ऊपर बल देना। ठीक है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एमएसएमई है, इनको चैंपियन बनाना। क्या बोला गया कि इनको चैंपियन बनाना, क्या करना है, इनको चैंपियन बनाना, ये भी यहां पर कहा गया। तीसरा पॉइंट है कि जो एमएसएमई है इनको चैंपियन बनाना जो है आपके, ये दोस्तों तीसरा आपके बात कही है। ठीक है, फोर्थ दोस्तों आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पर बल देना। फोर्थ स्तंभ कौन सा है, जो हमारी अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बल देना। ठीक है, तो पांचवा है हमारा एनर्जी के ऊपर बल देना। किसके ऊपर, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, इसके ऊपर बल देना आपके नंबर 5 हो गया। नंबर 6 दोस्तों आपके शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। ठीक है, जो शहर है, इस शहर के अंदर आर्थिक क्षेत्र जो है आपके, इसको विकसित करना। ये 6 क्षेत्र होंगे, ये 6 सेक्टर होंगे जो कि भारत में तेज आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार होंगे। इन्होंने बल दिया। कौन कौन से सेक्टर आपके, मैन्युफैक्चरिंग पे बल देना, हेरिटेज विरासत पे बल देना, आपके एमएसएमई चैंपियन बनाना एमएसएमई को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, एनर्जी पे बल देना, लॉन्ग टाइम एनर्जी पर फोकस करना, और शहर के अंदर आर्थिक क्षेत्र जो है इसको विकसित करना। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर जो मैंने आपसे कहा, देखना कि विकसित भारत के लक्ष्य और पहले कर्तव्य को हासिल करने के लिए मुख्य रूप से 6 स्तंभों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें 7 रणनीतिक और अग्नि क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, चैंपियन एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इनका निर्माण करना, अवसंरचना को मजबूत बनाना, आपके दीर्घकालीन एनर्जी सिक्योरिटी जो आपके इसके ऊपर बल देना, और नंबर 6 है शहर आर्थिक क्षेत्र जो है इनके ऊपर बल देना। आपके 6 दोस्तों पॉइंट आपके यहां पर बताए इन्होंने। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से ना। जो पहला पॉइंट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बल देने की बात कही गई दोस्तों, इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला सेक्टर आपके जो मैन्युफैक्चरिंग आपके इस पर बल देना आपके पहला क्षेत्र हो गया। ठीक है, दोस्तों यहां पर कौन कौन सी काम की बातें कहेगी आप वो सुनना। इसमें 2-4 योजनाएं बहुत काम की दोस्तों ना, कि यहां पर लिखा हुआ है, इसी को मैंने सरलीकृत रूप से दोस्तों आगे लिखा है। ठीक है, देखो दोस्तों पहला पॉइंट है बायोफार्मा शक्ति। योजनाओं के नाम सुनना, पहली योजना लिखना आप बायोफार्मा शक्ति। ठीक है दोस्तों, बायोफार्मा मतलब हेल्थ के लिए। ठीक है, तो बायोफार्मा किसके लिए होती है आपके दोस्तों, हेल्थ सेक्टर जो आपके इसके लिए होती है, आपके मेडिसिन जो सेक्टर आपके उसके लिए होती है। ठीक है, तो अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव। तो नोट कीजिएगा, सवाल सीधा पूछेगा आपके कि कितना 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष कितना रुपया, 10,000 करोड़ रुपए। नोट कीजिएगा, बायोफार्मा शक्ति के लिए 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञान तकनीक और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रणनीति जो है उसे कहते हैं बायोफार्मा शक्ति। तो पहला पॉइंट हो गया बायोफार्मा जो शक्ति आपके, इसके लिए कितना पैसा दोस्तों आपके 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए पैसा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, हेल्थ सेक्टर जो है आपके इसके अंदर टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है आपके इसको लेकर आना दोस्तों, ये इसका उद्देश्य। तुम्हारे काम की बात ये 2 पॉइंट है, बायोफार्मा शक्ति जो है इसमें हेल्थ सेक्टर पे बल दिया जाएगा, और 5 वर्षों में कितना आपके 10,000 करोड़ रुपए जो है इतना इसके ऊपर खर्च होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपके इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, आपको याद है अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने चिप लॉन्च की थी, आपके याद कीजिएगा, सेमीकंडक्टर चिप हमने लॉन्च की थी कुछ दिनों पहले, और वह चिप का नाम था विक्रम 32। आपको याद था विक्रम 32 जो है ये भारत की पहली स्वदेशी जो है हमने चिप बनाई थी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने 2.0 मिशन लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो हमने इसी को आगे बढ़ाते हुए 2.0 मिशन जो है इसको हमने लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। लिखो इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। तो पहला आपको बायोफार्मा शक्ति ध्यान रखना है। सेकंड आपको रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। जो रेयर दोस्तों अर्थ मेटल होते हैं आपके दुर्लभ जो खनिज, आप सभी जानते हो कि पूरे विश्व में दुर्लभ खनिज में एक अधिकार किसका है, चीन जो है इसका एक अधिकार है, आपके ध्यान रखना है। दुर्बल खनिज, दुर्लभ जो खनिज होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो दुर्लभ खनिज जो है उन सभी के लिए दोस्तों आपके हमने एक स्कीम स्टार्ट की जिसका नाम क्या है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। सुनना भाई साहब, काम की बात दोस्तों आपके सामने यहां पर है, सुनिएगा दोस्तों। दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित किया गया, स्टार लगा लीजिए, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। कहां कहां पर, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो पूछूं आपसे दुर्लभ खनिज कॉरिडोर कहां स्थापित होगा, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 4 राज्य जहां पर दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा, वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु।
स्टार लगाओ, नोट करो। दुर्लभ खनिज के लिए स्कीम का नाम क्या दोस्तों? स्कीम का नाम था रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, जो कि पिछले साल नवंबर के महीने में स्टार्ट हुई थी आपके रेयर अर्थ के लिए, आपके रेयर अर्थ मेटल के लिए, दुर्लभ खनिजों के लिए स्टार्ट हुई थी। और अब उसके तहत 4 कॉरिडोर बनाया जाएगा, और एक कॉरिडोर में 4 राज्य कौन से होंगे? 4 राज्य होंगे, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा बायोफार्मा शक्ति 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको याद करना है वो है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें 4 राज्य होंगे, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद देखना 3 समर्पित रासायनिक पार्क। पूछूं आपसे कितने केमिकल पार्क बनेंगे, लिखना आपके। तो केमिकल पार्क कितने होंगे? 3 बनेंगे, ठीक है। केमिकल पार्क कितने? 3 बनेंगे, जबकि कॉरिडोर में स्टेट कितने होंगे? 4 स्टेट होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केमिकल पार्क कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंटेनर जो होते हैं आपके, इसके विनिर्माण की योजना स्टार्ट हुई है, और इसमें भी पैसा उतना ही है, 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है। कितना पैसा है? 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए। तो मैंने आपको एक तो बायोफार्मा लिखा दी, बायोफार्मा शक्ति योजना जो है, इसके अंदर भी पैसा कितना है आपके? इसके अंदर भी पैसा जो है 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए, और जो कंटेनर विनिर्माण सुविधा, इसके लिए पैसा कितना है आपके? 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए जो है, इसके लिए पैसा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये लोग किसकी ओर आगे? आपके वस्त्र, कपड़े की ओर आगे, ठीक है। देखिए वस्त्र उद्योग के लिए कुछ कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट करा, जिसमें पहला कार्यक्रम आपके राष्ट्रीय फाइबर दोस्तों योजना, ठीक है। फाइबर तो रेशा कौन कौन सा होता है आपके? रेशम हो गया, ऊन हो गया, जूट। जूट को आप जानते हो ना, जूट जो है इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं? जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेशम है, ऊन है, जूट है, ऐसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना स्टार्ट की है, ठीक है। तो वस्त्र के क्षेत्र में राष्ट्रीय फाइबर योजना स्टार्ट हुई, जिसके अंदर रेशम, ऊन, जूट जो फाइबर है आपके, उनमें विकास किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी में दोस्तों नोट कीजिएगा आपके। तो वस्त्र के क्षेत्र में दोस्तों हमने एक मेगा, अगर आपको कुछ दिनों पहले याद हो, पिछला बजट था उसमें मैंने आपको लिखाया था मेगा टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है इनको स्टार्ट किया गया था। इस बार कहा है कि इनके निर्माण में तेजी लाई जाएगी। अच्छा, आप में से कौन याद कर पा रहा है कि इसके लिए दोस्तों हमने क्या योजना स्टार्ट की थी? कोई भी याद कर पा रहा है आप में से? टेक्सटाइल जो आपके कपड़ा जो है उसके लिए पार्क बनाया जाएगा, उसके लिए कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी? कितने पार्क बनाए जाएंगे? पिछले बार के बजट में कहा गया था, यहां पर उसी को आगे बढ़ाया गया और बोला गया है कि भाई हम उस पर काम करेंगे, उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो यहां लिखा हुआ है चुनौती के स्तर पर मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। ये यहां पर लिखा हुआ है कि हम स्पीड के साथ में मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है इसको स्थापना करेंगे। मित्र योजना, वेरी गुड दोस्तों ना। कौन सी योजना थी आपकी? योजना का नाम था मित्रा योजना, ठीक है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होनी थी और मित्रा योजना उसका नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, ये तुम्हारे पेपर का। अच्छा, ये भी देखो समर्थ 2.0, इसको भी मतलब समर्थ का सेकंड दोस्तों पोर्शन लॉन्च किया गया आपके। समर्थ 2.0 लॉन्च किया गया, जिसमें कपड़े के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। जहां पर वस्त्र क्षेत्र के अंदर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर देंगे और समर्थ 2.0 आपके लॉन्च करेंगे। ध्यान रखना, इस बार के पेपर में लिखिएगा 100% दोस्तों आने वाला सवाल नोट कीजिएगा, 100% आने वाला सवाल नोट कीजिए आप लोग जो है, वह है महात्मा गांधी स्वराज योजना, ठीक है। लिख लीजिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना जो है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप जानते हो खादी के ऊपर तो किसने बल दिया था? आपके महात्मा गांधी जी ने खादी के ऊपर खूब बल दिया, तो उन्हीं के नाम पर एक योजना स्टार्ट की गई है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमारी सरकार है वो खादी के ऊपर जो है तो खूब बल दे रही है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए योजना स्टार्ट हुई है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, ठीक है। जिसके अंदर दोस्तों खादी जो है हमारा वो हमारा आपके हैंडलूम हथकरघा जो आपके वो और हस्तशिल्प जो है इसको मजबूत बनाने पर बल दिया जाएगा। उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, उनको ट्रेंड किया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, उनका जो क्वालिटी है उसको बेहतर किया जाएगा और उनको हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, खादी हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना का शुभारंभ करना प्रस्तावित है। इसको वैश्विक बाजार संबद्धता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण, कौशल प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को मजबूत बनाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों अभी तक आपको जो है जो हमारा पहला जो हमारा वो था आपके जो हमारा ये पहला विनिर्माण वाला पॉइंट था, इस विनिर्माण में मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे कि आपके बायोफार्मा शक्ति लिखा है। कौन सा लिखा है? बायोफार्मा शक्ति, दोस्तों ये पॉइंट लिखा दिया। इसके अलावा मैंने सेकंड पॉइंट आपको लिखा है दोस्तों, कौन सा आपके? एक तो वस्त्र वाला हो गया आपके, जिसमें महात्मा गांधी योजना वाला पॉइंट हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक जो है विनिर्माण जो क्लस्टर था आपके, जो कि कंटेनर क्लस्टर वाला था, जिसमें 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए जो है इसकी बात हुई थी, ये मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। तो ये हमारा पहला पोर्शन दोस्तों आपके मैन्युफैक्चरिंग वाला पोर्शन जो है पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड पोर्शन किसकी ओर आएगा? आपके हेरिटेज की ओर आते हैं, विरासत जो आपकी इसकी ओर आते हैं। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों निकलने वाले। देखिएगा आपके सेकंड दोस्तों पॉइंट कौन सा? आपके सेकंड पॉइंट है विरासत। किसकी बात करते हैं? हेरिटेज की बात करते हैं। और यहां लिखा हुआ है 200 विरासतों के इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर हैं इनको पुनर्जीवित किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि इन्होंने ये कहा है कि जो विरासत दोस्तों होते हैं ना, तो मान लो एक ताजमहल ही है, अब उस ताजमहल के आसपास इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, आपके ताजमहल के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट आपके वहां पर आएंगे तो सरकार को इनकम होगी आपके, तो एक क्लस्टर बन जाएगा विरासतों के आसपास, ठीक है। उससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो 200 विरासत जो है आपके उनको सेलेक्ट किया गया, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके तीसरा है, मैंने कहा था ना एमएसएमई जो है उसको चैंपियन बनाना। नोट करना, जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है, जो हमारे सूक्ष्म लघु, कौन सा आपके? सूक्ष्म लघु जो मध्यम उद्योग है आपके, इन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को चैंपियन बनाने पर बल दिया जाएगा। और इनके लिए 3 तरह की सहायता दोस्तों होने वाली है। कौन सी सहायता? इक्विटी सहायता होने वाली है, नकदी सहायता होने वाली है और पेशेवर सहायता, मतलब कि बिजनेस में हेल्प की जाएगी इनको, इक्विटी की सहायता मिलेगी इनको और नकदी सहायता मिलेगी, ठीक है। इक्विटी सहायता में एक योजना स्टार्ट हुई जिसका नाम है एसएमई विकास निधि। लिखना, इक्विटी सहायता के अंदर एसएमई विकास निधि जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो लिखना, इक्विटी सहायता के अंदर एसएमई विकास निधि जो है इसको लॉन्च किया गया है। और कितना रुपया? आपके 10,000 करोड़ रुपए। एक चीज
तो आपके लिए आसान कर दी बजट में कि लगभग दोस्तों सभी के लिए जो है इतना ही पैसा दिया गया, तो आपको दिमाग में लोड नहीं लेना पड़ेगा कि यहां पे लिखा हुआ दोस्तों ना, यहां पे देखिए दोस्तों आपके यहां पे लिखा हुआ है 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई विकास निधि जो है ये बनाया जाएगा। इक्विटी सहायता के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो चैंपियन दोस्तों एमएसएमई अगर बनाना है तो इसमें कौन से किस पे बल देना, आपके तीन चीजों की सहायता दी जाएगी, इक्विटी सहायता, नकदी सहायता, पेशेवर सहायता। इक्विटी सहायता में आपको ध्यान रखना है एसएमई विकास निधि जो है 10,000 करोड़ रुपए की जो है एसएमई विकास निधि बनाई जाएगी, तो ये भी आपको इसमें ध्यान देना कितना 10,000 की जो विकास निधि है ये आपकी यहां पर बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको मजबूत करना। याद करो मैंने आपसे कहा था कि पहला कर्तव्य उसको पाने के लिए 6 क्षेत्रों में विकास करना पड़ेगा, इसमें पहला क्षेत्र में आपको लिखा चुका हूं, सेकंड आपको विरासत लिखा चुका हूं, और थर्ड को आपको एमएसएमई लिखा चुका हूं, फोर्थ कौन सा, फोर्थ है आपके अवसंरचना का विकास करना, फ्यूचर रेडी दोस्तों भारत। ठीक है भाई, इंफ्रा क्या होता है हमारा, इंफ्रा मतलब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे अच्छे दोस्तों हमारे पास में हमारे पास यहाँ पर हेडक्वार्टर हो विदेशी कंपनियों के, हमारे यहाँ पर हो हेडक्वार्टर आपके, अच्छे अच्छे हमारे पास बांध हो, सुविधाएं हमारे पास में हो। ठीक है यही आपकी इंफ्रा हमारा, आपकी विपासा हमारे पास में हो। तुम जो सोच रहे हो दोस्तों वो विपासा नहीं है गुरुजी, विपासा। हाँ गुरुजी, इंफ्रा तो मजबूत होना चाहिए। ठीक है अरे डोपाओ, मैं विपासा दोस्तों उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो सोच रहे हो तुम, है ना। हाँ बिजली पानी सड़क की बात कर रहा हूं, तुमको क्या लगा रसगुल्ला। हाँ गुरुजी, फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अरे वो वाला दोस्तों फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं विपासा जो है बिजली पानी सड़क की बात कर रहा हूं ना, समझे। हाँ तो इंफ्रा जो है आपके इसको मजबूत करने पर बल दिया जाएगा, और इसके लिए दोस्तों एक फंड बनाया जाएगा, इसका नाम है अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि। ठीक है जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जोखिम को रोकने के लिए एक गारंटी निधि बनाई जाएगी, आपको ध्यान रखना। अब जहां से सवाल तुम्हारे दोस्तों पेपर में बनेंगे उसको पूरा आपके पैराग्राफ जो है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है तो पूरा पैराग्राफ पेज नंबर 10 पे, ये पूरा की पूरा पैराग्राफ तुम्हारे एग्जाम में छपने वाला है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा। यहीं पर कॉरिडोर के अंदर कुछ बातें दोस्तों लिख कर दी गई है। ठीक है सुनना, कॉरिडोर में आपके एक तो समर्पित मालवाहक कॉरिडोर लिख लो दोस्तों ना। दोस्तों क्या होगा आपके, एक तो दोस्तों आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्या बोलते हैं इसको, डेडिकेटेड आपके फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। फ्रेट कॉरिडोर जो है इसे कहते हैं समर्पित समर्पित मालवाहक कॉरिडोर, क्या बोलते हैं इसको, समर्पित मालवाहक कॉरिडोर कहते हैं। नोट कीजिएगा। और एक कहां से दोस्तों कहां तक बनेगा आपके, तो पश्चिम बंगाल में स्थान है डानकुनी। कौन सा स्थान है, पश्चिम बंगाल में डानकुनी स्थान है, और यहां से गुजरात में सूरत जो स्थान है आपके यहां तक बनेगा। ठीक है तो पश्चिम बंगाल के डानकुनी से गुजरात के सूरत तक जो है आपके, नोट कीजिएगा, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है ये स्थान कौन सा हो गया, ये स्थान आपके ईस्टर्न इंडिया हो गया। ठीक है ये ईस्टर्न इंडिया हो गया और ये वेस्टर्न इंडिया हो गया। तो वेस्ट इंडिया को ईस्ट इंडिया से जोड़ने के लिए सूरत और डानकुनी के बीच में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। नोट कीजिएगा आपके समर्पित दोस्तों मालवाहक कॉरिडोर जो है यह बनाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है समर्पित दोस्तों मालवाहक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके स्थान पे दोस्तों आपके, नोट कीजिएगा, आपके दो स्थानों की बात हुई है उड़ीसा के अंदर। एक तो है तलचर स्थान उड़ीसा में आपके, और एक स्थान है अंगुल, है ना। कौन से स्थान है, एक तो तलचर स्थान हो गया, तालचर स्थान हो गया, और इसको अंगुल स्थान हो गया। ये है कहां पर, ये ओडिशा के अंदर है ना। कहां पर है, ओडिशा के अंदर है तलचर और दोस्तों अंगुल स्थान। ये आपके मिनरल्स के लिए बहुत ही फेमस है ना। जो अंगुल स्थान है इसको तो ब्लैक डायमंड ऑफ ओडिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ब्लैक डायमंड ऑफ ओडिशा जो है ये अंगुल को बोलते हैं। ठीक है ब्लैक डायमंड ऑफ ओडिशा जो है ये दोनों ओडिशा के अंदर है आपके, इसे ब्लैक डायमंड ऑफ ओडिशा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो इनका दोस्तों ये कहना है आपके, देखिएगा सुनिएगा, पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाना पहला उद्देश्य। सेकंड सुनना, तालचर और अंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे इंडस्ट्रियल केंद्र को पारादीप और धमरा पोर्ट से जोड़ने के लिए ओडिशा में NW5 से शुरू करते हुए 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाना। तो NW5 नोट कीजिएगा, नेशनल वाटरवे है ना, नेशनल वाटरवे नंबर 5। ठीक है नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो उसकी बात हुई है आपकी, और इसमें तालचर, अंगुल और इसके अलावा कलिंग नगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र और पोर्ट कौन कौन से, पारादीप, धमरा पोर्ट जो है इनको जोड़कर बनाया जाएगा। नोट कीजिएगा नेशनल वाटरवे 5 नंबर, और ऐसे 20 वाटरवे जो आपके 20 वाटरवे जो है यहां पर और बनाए जाएंगे दोस्तों, ऐसा यहां पर कहा गया। ठीक है इसके अलावा दोस्तों आपके अंतरदेशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना, भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं आपसे ना, जो मैं कह रहा हूं उसको आप पत्थर की लकीर समझना। पेपर में सवाल जबरदस्ती पूछे जाएंगे आपसे। बनारस और पटना के अंदर जहाज मरम्मत सुविधा लिख लो, आपके जहाज मरम्मत सुविधा। देखो कुछ लोग है ना, मैंने बजट स्टार्ट करा, जब मैं अंत करूंगा तब तक बोलेंगे गुरुजी ऊपर से जा रहा है, गुरुजी नीचे से जा रहा है, गुरुजी बीच में से जा रहा है, गुरुजी समझ ही नहीं आ रहा है, गुरुजी नींद आ रही है। तो वो तो बोलते रहेंगे। ठीक है जिस दिन पेपर में आए थे ना उस दिन भी देखना, ऊपर से नीचे से बीच में से सब जगह से जाएगा सवाल, ध्यान रखना। ठीक है तुम्हारी तार तार करते हुए जाएगा, ध्यान रखना। तो लिखो बनारस और पटना के अंदर जहाज मरम्मत सुविधा जो है इसको भी डेवलप किया जाएगा, आपको ध्यान रखना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जहाज मरम्मत सुविधा कहां पर, आपके बनारस पटना। दोस्तों स्टार लगा के अपनी कॉपी के अंदर नोट करो। अगला पॉइंट सुनो, अंतरदेशीय जलमार्ग जो आपके जो मतलब कि आपके अंतरदेशीय जलमार्ग देश के अंदर ही आपके और पानी का यूज करते हो, नदियों का यूज करते हो, जलमार्ग है ना। अंतरदेशीय जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 47 तक 12% करना है। नोट कीजिएगा 6% से बढ़ाकर के 12% करना है किसका, आपके हिस्सा जो है 2047 तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है इसके लिए तटीय कार्गो जो आपके माल को भेजना, इसको प्रोत्साहन स्कीम को बढ़ावा देना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, समुद्री विमान आपके बीजीएफ योजना बनाना। दोस्तों ना देखो अब यहां पर एक वर्ड है बीजीएफ योजना। ठीक है बीजीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, बीजीएफ की फुल फॉर्म होती है बाइबिलिटी गैप आपके फैसिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं दोस्तों आपके बाइबिलिटी, लिखना बाइबिलिटी गैप फैसिलिटी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। बाइबिलिटी गैप फैसिलिटी कहते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना करना होता है हमको तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देते हैं जिसका नाम है बीजीएफ, मतलब कि
उसको स्थापित करने से आपके भारत को फायदा होगा या नहीं होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। उस रिपोर्ट को बोलते हैं बीजीएफ रिपोर्ट कहते हैं, मतलब कि वहां पे कोई भी चीज स्थापित हम कर रहे हैं वो सुविधा वहां के लिए अच्छी है या नहीं उसके लिए रिपोर्ट आती है। तो नोट करना, अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं समुद्री विमानों के स्वदेशी निर्माण, मैंने आपसे कहा ना ये बीजीएफ फैसिलिटी योजना स्टार्ट कर रहे हैं कि जो स्वदेशी निर्माण है इसको बढ़ावा देगा, ठीक है। जगह ढूंढो कि कहां पर हम मेक इन इंडिया कर सकते हैं, क्या हर चीज को मेक इन इंडिया कर सकते हैं, समुद्री विमानों को हम भारत के अंदर बनाएं, उनको प्रोत्साहित करें भारत में बनाने के लिए बीजीएफ योजना स्टार्ट करो, जगह ढूंढना स्टार्ट करो कि भाई कहां पे हम इनको स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली योजना भी उन्होंने शुरू की, आपको ध्यान रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करने में लिए। तो मैंने आपको 4 चीजें पढ़ा दी पहले कर्तव्य को पूरा करने के लिए। 5वीं चीज जो पहला कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो है एनर्जी। दोस्तों कौन सी है? एनर्जी सिक्योरिटी जो उसके ऊपर बल देना, ठीक है। और इसके लिए एक योजना हम स्टार्ट की दिसंबर के अंदर आपके, इसका नाम है कार्बन कैप्चर, उपयोगिता और भंडारण, ठीक है। तो जो कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है इसको कम करना, क्योंकि आप जानते हो हमारा उद्देश्य क्या, हमारा उद्देश्य है नेट जीरो इमिशन। क्या दोस्तों हमारा उद्देश्य? नेट जीरो इमिशन हमारा उद्देश्य है 2070 तक कार्बन जो उत्सर्जन है आपके, ये शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हमारा जीरो होना चाहिए। इसी दिशा में काम करते हुए हमने कार्बन को कैप्चर करना और आपके उसको स्टोरेज करना जो है, इसके लिए दिसंबर 25 के अंदर जो है ये योजना हमने स्टार्ट की। दोस्तों नोट कीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कौन कौन से 5 क्षेत्र शामिल है, लिख लो, स्टार लगा लो। इसमें 5 क्षेत्र जिन पर फोकस किया गया है, जहां से हम कार्बन कैप्चर कर सकते हैं, कार्बन इमिशन कम कर सकते हैं। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र है विद्युत, हम कोयले के स्थान पे सौर ऊर्जा का उपयोग करें, ठीक है। सो इस्पात स्टील के क्षेत्र में ना, थर्ड है सीमेंट के अंदर, फोर्थ है आपकी रिफाइनरी के अंदर, 5वां है केमिकल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन क्षेत्र शामिल नहीं है कार्बन कैप्चर, उपयोगिता और भंडारण के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो CCUS जो है नोट कीजिएगा, आपके CCUS जो है आपके पूछू, इसमें 5 क्षेत्र कौन कौन से लिखना आपके। तो 5 क्षेत्र जो है विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन, केमिकल, और इनके लिए 5 वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है। नोट करना आपके, तो इनके लिए 5 वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 क्षेत्रों के लिए 5 वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए है ना, तो 5 क्षेत्रों के लिए 5 वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए जो है यह दिए जाएंगे। आप नोट कीजिए किसके अंदर आपके, ये एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर पहला जो हमारा था कार्बन कैप्चर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे 5वीं चीज कौन सी लिखा दी, 5वां क्षेत्र कौन सा लिखा दिया, एनर्जी वाला। दोस्तों एक अंतिम क्षेत्र जो हमारा बचा हुआ है पहले कर्तव्य का, वह कौन सा है? शहरी आर्थिक दोस्तों विकास करना। देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100% नोट कीजिएगा, शहरी आर्थिक विकास को दोस्तों बल देना। और शहरी आर्थिक विकास के लिए नोट करना आपके 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर, नोट कीजिए, शहरी विकास के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ठीक है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो बनाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शहर का आर्थिक विकास के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 7 कौन कौन से दोस्तों? मुंबई पुणे बनेगा, पुणे हैदराबाद बनेगा, हैदराबाद बेंगलुरु बनेगा, हैदराबाद चेन्नई बनेगा, चेन्नई बेंगलुरु बनेगा, दिल्ली वाराणसी बनेगा, और वाराणसी सिलीगुड़ी बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 7 आपके जो कॉरिडोर है आपके बनाए जाएंगे। अब पेपर में सवाल इन 7 में पूछ सकता है कौन सा घोषित है, कौन सा घोषित नहीं है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन सीरियस कैंडिडेट से मेरी है कि जो भी इस क्लास को देखें, देखिए एक बार में याद नहीं होगा, मैं पिछले 5 घंटे से इसको तैयार करने में लगा हुआ हूं। आपको भी दोस्तों कम से कम 5 घंटे देने पड़ेंगे इसको पढ़ने के लिए। पहले 2-3 बार इसको मेरी जो वीडियो है इसको देखना है, सुनना है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ना। उसके बाद दोस्तों इसको एक बार अपनी कॉपी के अंदर अपने हाथ से नोट करना है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है उसको इंपॉर्टेंट लगाना है ना। ये 5 काम करना, मैं गायत्री मंत्र बनवाऊंगा इसका, अपनी क्लास में चलवाऊंगा, 10-20 बार जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अपने खोपड़ी पे ज्यादा जोर नहीं देना है, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी रसगुल्ला ना। चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि पूरे साल दोस्तों काम आने वाली चीज है ना, ऐसा नहीं है कि 1 महीने चलेगा, 2 महीने, पूरे साल काम आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड दोस्तों कर्तव्य की ओर आते हैं। सेकंड कर्तव्य जो है हमारा वह कौन सा आपके, सेकंड कर्तव्य जो है उसकी तरफ से बल देते हैं आपके। सेकंड कर्तव्य कौन सा था हमारा आपके, उसमें वित्तीय क्षेत्र की ओर दोस्तों बल देते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जो वित्तीय क्षेत्र उसका मतलब क्या होता है, बैंकिंग। क्या होता है? बैंकिंग हो गया दोस्तों आपके, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज हो गया, शेयर मार्केट जिसे कहते हैं आपके, वो हो गया। तो ये आते हैं वित्तीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपके बैंकिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बैंकिंग, ठीक है। तो बैंकिंग के लिए दोस्तों उन्होंने कुछ बातें कही, जैसे कि कमेटी बनाने की बात की। तो भारत में जो बैंकिंग के लिए सबसे फेवरेट, सबसे बेहतरीन कमेटी बनी थी उसका नाम था नरसिम्हन कमेटी। कौन सी थी? नरसिम्हन कमेटी थी, आपको ध्यान रखना है। बैंकिंग रिफॉर्म के लिए, किसके लिए थी? बैंकिंग रिफॉर्म के लिए नरसिम्हन कमेटी थी, नोट करना, ठीक है। वही दोस्तों जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता है, जो विदेशी मुद्रा हमारे पास आती है, उसके लिए हमारे यहाँ पर एक अधिनियम है फेमा। उस फेमा का भी जिक्र आपके बजट के अंदर किया गया है। सन नहीं लिखा कौन से सन का है, पर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपके फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है आपके, इसकी समीक्षा की जाएगी, और ये कौन से वर्ष का है? 1999 का, आपको ध्यान रखना। बाकी ऐसा कोई खास पॉइंट दोस्तों नहीं है, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो वित्तीय क्षेत्र आपके, उसमें बैंकिंग की बात हुई है, बैंकिंग के लिए कमेटी बनाने की बात की गई आपके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वित्तीय क्षेत्र में कौन कौन दोस्तों आते हैं? तो बैंकिंग आता है एक, तो एक शेयर मार्केट दोस्तों आता है। शेयर मार्केट में क्या बोला आपके, वित्तीय क्षेत्र दोस्तों, इसमें शेयर मार्केट के लिए क्या बोला है? जो फ्यूचर्स है दोस्तों आपके ना, फ्यूचर्स का मतलब दोस्तों आपके, फ्यूचर्स का मतलब आपके शेयर है शेयर मार्केट के अंदर। दोस्तों सिक्योरिटीज है, प्रतिभूति आपके लिखना, तो प्रतिभूति है आपके पास में, या दोस्तों बॉन्ड आपके पास में, बॉन्ड है, शेयर है, ये सारे फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है। शेयर्स हैं आपके, ये सारे फ्यूचर्स होते हैं। इन फ्यूचर्स के अंदर एसटीटी जो था आपके, इसको 0.02% से बढ़ा करके 0.05
0.05%। जब बजट स्टार्ट हुआ था ना दोस्तों, तब हमारा जो शेयर मार्केट था वो एक बार दोस्तों बढ़ा, लेकिन जैसे ही इसकी घोषणा हुई शेयर मार्केट दोस्तों धड़ाम से नीचे गिर गया। ठीक है, शेयर मार्केट में टैक्स बढ़ गया रसगुल्ला। कौन सा दोस्तों? एसटीटी टैक्स बढ़ गया। ठीक है, तो फ्यूचर जो है आपके, उनके ऊपर जो है एसटीटी जो टैक्स था ये 0.02% से बढ़ा करके 0.05% कर दिया। आपकी खोपड़ी में आप देखो, निर्मला जी ने तो नहीं बोला कि एसटीटी क्या होता है आपके, तो एसटीटी कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, अगर आपके पास प्रतिभूति है दोस्तों आपके, अगर आपके पास सिक्योरिटी है, अगर आप इनका लेन देन करते हो, इनका ट्रांजैक्शन करते हो, आदान प्रदान करते हो, तो उसके ऊपर टैक्स कौन सा लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। इसको एसटीटी कहते हैं। ये 0.02% से 0.05% जो है ये आपके बढ़ा दिया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एसटीटी टैक्स बढ़ चुका है, और जो ऑप्शन है आपके, जो शेयर्स है आपके, उनके ऊपर भी जो एसटीटी टैक्स आपके बढ़ाया गया है। तो एसटीटी टैक्स बढ़ा है, एसटीटी की फुल फॉर्म में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। इसी कारण शेयर मार्केट दोस्तों आपके नीचे गया, आपके शेयर मार्केट नेगेटिव। शेयर मार्केट भी सोच रहा है यार, संडे को दोस्तों पहली बार तो खुला में भाई साहब रायता फैल गया ना, संडे को मैं क्यों ही आया काम करने भाई साहब, है ना। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा कृषि के ऊपर बल दिया गया, किसके ऊपर? जो एग्रीकल्चर आपके, इसके ऊपर बल दिया गया। ठीक है, तो इस बार दोस्तों एग्रीकल्चर में कुछ चीजों के ऊपर खूब बल दिया, जैसे नारियल, जो काजू, कोको जो पाउडर होता है वो, अखरोट, बादाम, इनके ऊपर। ठीक है, तो इस बार कृषि में दोस्तों आपके नारियल, किसके ऊपर? नारियल, काजू, कोको लिखना, कोको, अखरोट, बादाम, जिनसे इनकम अधिक होती है। ठीक है, जिनसे इनकम अधिक होती है, इनके ऊपर खूब बल दिया। इनका उत्पादन दोस्तों बढ़ाने पे बल दिया गया। आपके कृषि में एक ऐसी योजना स्टार्ट की जो पेपर में 100% आने वाली। ठीक है, तैयार है ना? मैं अभी आपसे कह रहा हूं। ठीक है, सुनना दोस्तों आपके, इन्होंने दोस्तों क्या क्या बोला है। ठीक है, देखो, पुराने कम उपज वाले फल उद्यानों का कायाकल्प करना, अखरोट, बादाम, खुमानी जो है इनको बढ़ावा देना दोस्तों ना। बागवानी के लिए, बागवानी को प्रमोट करना। एक्चुअली में ये अखरोट, बादाम, खुमानी ये सब क्या है? हॉर्टिकल्चर का हिस्सा है। ठीक है, तो इनको प्रमोट करना दोस्तों। पशुपालन के ऊपर अभी थोड़ी देर में आएंगे दोस्तों ना। इसके अलावा दोस्तों आपके उच्च मूल्य कृषि, मैंने कहा ना, काजू, नारियल, कोको, ये आपके इनकी प्राइस हाई होती है। ठीक है, तो इनको बढ़ावा देना आपकी यहाँ पर, ये भी दोस्तों कहा गया है। ठीक है, सुनना मेरी बात को दोस्तों ना। इसके अलावा दोस्तों कोको को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन दोस्तों आपके, इसके लिए लिखना 500 जलाशय जो आपके, इनको प्रमोट करना। दोस्तों चंदन, किसके ऊपर बल दिया? चंदन के ऊपर बल दिया, लिखना आपके। चंदन जो है इसको प्रमोट करने की बात कही है। ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था ना, भारत विस्तार, लगाओ स्टार, ये तुम्हारी परीक्षा में 100% आने वाला सवाल है। कृषि क्षेत्र में दोस्तों भारत विस्तार को स्टार्ट किया। ठीक है, कृषि क्षेत्र में भारत विस्तार जो है इसको स्टार्ट किया, स्टार लगाओ। कृषि क्षेत्र के अंदर जो भारत विस्तार है इसको स्टार्ट किया है, नोट कीजिएगा। एक तो महात्मा गांधी वाली योजना मैंने आपसे कहा, जो कि दोस्तों किसके लिए? जो कि आपके हथकरघा के लिए, या फिर जो मैं कहूं आपसे खादी के लिए, हैंडलूम के लिए थी आपके, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। एक आपकी ये नोट कीजिएगा, भारत दोस्तों विस्तार। क्या नाम है? भारत विस्तार। सुनना दोस्तों, भारत विस्तार है क्या? ठीक है, दोस्तों भारत दोस्तों विस्तार जो है, कृषि के अंदर दोस्तों एआई का यूज करना, कृषि के अंदर एआई का यूज करना, भारत का विस्तार करना। ठीक है, भारत क्या है? भारत की आत्मा किसमें बसती है? गांव में। और गांव की आत्मा किसमें बसती है? किसान के अंदर। ठीक है, जब किसान बढ़ेगा तो भारत दोस्तों अपने आप बढ़ेगा। तो कृषि की जो पद्धति है आपके, जो टेक्निक कृषि की जो मेथड है, उनके अंदर एआई का यूज करना। ठीक है, एग्रो स्टॉक पोर्टल दोस्तों आपके, इसको बढ़ावा देना। ठीक है, देखना सुनना आपके, भारत दोस्तों वर्ष भारत विस्तार जो है एआई प्रणाली के साथ कृषि पद्धतियों के संबंध में एग्री स्टैक पोर्टल और आईसीएआर पैकेज को एकीकृत करना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत विस्तार का मतलब हो गया, भारत विस्तार का मतलब है कृषि आपके, इसके अंदर एआई जो आपके, इसका यूज करना कृषि की तकनीक के अंदर, कृषि की पद्धति में ना, कृषि की जो पद्धति है इसमें एआई जो आपके, इसको बढ़ावा देना, भारत विस्तार है। तो पेपर्स में अगर सवाल आया तो आप थोड़ा वो दोस्तों देखो, पेपर में कोई भारी भरकम सवाल नहीं आएगा। ठीक है, निश्चित मान के चलना, बजट से सवाल पेपर में आएगा जरूर, पेपर के अंदर ना, तैयार आप रहना उसके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्विस सेक्टर की। दोस्तों बात करूं मैं आपसे, सर्विस सेक्टर में किसकी बात हुई आपके लिखना, तो सर्विस सेक्टर के अंदर दोस्तों नोट कीजिएगा, आपको जो है सर्विस सेक्टर के अंदर शिक्षा से रोजगार और उद्यम जो है इस पे बल दिया गया दोस्तों आपके। मतलब जो शिक्षा है आपके, एजुकेशन है, केवल दोस्तों किताबी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन जो है ना, किताबी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन जो होता है आपके, उससे रोजगार मिले लोगों को, आपके उससे लोगों को इंडस्ट्री के अंदर काम मिले, इसे कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन। किसका क्या बोलते हैं इसको? वोकेशनल दोस्तों एजुकेशन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा है 10 विषयों में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर जो है आपके, हेल्थ जो आपके काम करने वाले लोग आपके, जिनको हम आपके एएचपी कहते हैं, आपके जो स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं, उनके उन्नयन पे बल देना। और 5 वर्षों में 10,000 दोस्तों आपके 1 लाख एएचपी जो है ये जोड़े जाएंगे। तो जो स्वास्थ्य पेशेवर है आपके, स्वास्थ्य पेशेवर जो है सर्विस सेक्टर के अंदर, जो स्वास्थ्य पेशेवर है आपके, अगले 5 वर्ष में 1 लाख जोड़े जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, अगले 5 वर्षों में कितने आपके एएचपी या स्वास्थ्य पेशेवर जोड़े जाएंगे, तो लगभग 1 लाख जोड़े जाएंगे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने देखो, मेरे हिसाब से निश्चित तौर पे दोस्तों आज तक आपने बहुत सारी इकोनॉमी पढ़ी होगी। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी सुनी होगी दोस्तों आपने, ग्रीन इकोनॉमी सुनी होगी, आज नई इकोनॉमी आ गई, ऑरेंज इकोनॉमी। भाई साहब पेपर में 100% तो सवाल आने वाला है। ठीक है, नोट कर लो, ऑरेंज इकोनॉमी। देखो, जब आप बारीकी से इस पूरे को पढ़ोगे ना भाई साहब, दोस्तों किसी की वीडियो देख करके 10 मिनट की वीडियो बना दूं मैं आपके सामने कि बजट के महत्वपूर्ण पॉइंट, बजट के 100 महत्वपूर्ण पॉइंट, बजट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब इसके बाद जितनी वीडियो बने बजट के ऊपर, इस पूरे यूट्यूब के ऊपर, उसमें यहीं से कंटेंट उठा करके वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं, मैंने सारा पढ़ा दिया। ठीक है, दोस्तों ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर बल दिया गया। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी दोस्तों कौन सी होती है आपके, तो इन्होंने कहा है कंटेंट क्रिएटर लैब। दोस्तों नोट करना, एक नया वर्ड आ चुका है, कंटेंट क्रिएटर लैब। ठीक है, कंटेंट
कंटेंट क्रिएटर लैब, ठीक है। आप सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हो दोस्तों, और कई कई ऐसे लोग होते हैं, आप देखिए तो यूट्यूब पर कंटेंट को क्रिएट करके नहीं आपके दोस्तों करोड़ों रुपए का टैक्स दे रहे होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे, ठीक है, ब्लॉगर मिल जाएंगे, गेमिंग करने वाले मिल जाएंगे आपको, ठीक है, अलग अलग टाइप के ब्लॉगर मिल जाएंगे आपको ना। तो कंटेंट क्रिएटर लैब दोस्तों बननी चाहिए आपके, मतलब कि लोगों को सिखाना है कि केवल गवर्नमेंट जॉब ही भविष्य नहीं है आपके, कंटेंट क्रिएट कीजिए, कंटेंट की ही वैल्यू भविष्य में होने वाली, ठीक है। तो इसके लिए बोला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी, नाम लिखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी दोस्तों ना, एवीजीसी क्या होता है आपके, एवीजीसी क्या है, गेमिंग के अंदर दोस्तों आपके, कंटेंट के अंदर, आपके एनिमेशन के अंदर, इसे बोलते हैं एवीजीसी ना, एनिमेशन गेमिंग इनके अंदर जो मैंने आपसे बात की आपके एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है। स्टार लगा लो, 100% पेपर में आने वाला सवाल है, तैयार है ना। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में, किसके बारे में, ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में 100% सवाल बन सकता है। कंटेंट क्रिएटर लैब पहली बात दोस्तों, सेकंड बात कौन इसमें हेल्प करेगा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो है मुंबई इसमें हेल्प करेगा। थर्ड बात दोस्तों आपके कहां पर, तो 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों के अंदर हेल्प करेगा। स्टार लगा के दोस्तों नोट कर लीजिए, ठीक है। एक आयुष दोस्तों आपके जो है, आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों एक बात कही गई है, आयुष में आपके 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है, 3 नए अखिल भारतीय, जो भी तैयारी कर रहे हैं सुन लीजिए, नर्सिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जॉब है ये, क्योंकि 3 नए दोस्तों एम्स खुलेंगे आयुर्वेद में, ठीक है, 3 नए एम्स है एक तरह से, 3 नए एम्स से कौन क्षेत्र में आपके, आयुर्वेद में ना। तो आयुर्वेद में 3 नए एम्स खोले जाएंगे, नोट कर लेना, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य किसको बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य आयुष को बढ़ावा देना होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 नए आयुर्वेद भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है ये स्थापित होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, चिकित्सा मूल्य पर्यटन हेतु आपके 5 केंद्रों की स्थापना होगी, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट देखिए आपके अगला पॉइंट तो क्या होता है, अगला पॉइंट आपके सामने यहां पर जो है खेलकूद की बात हुई। खेलकूद में किसकी बात हुई, खेलकूद में खेलो इंडिया मिशन की बात हुई, किसकी, आपके खेलो इंडिया मिशन। हम हर साल बहुत सारे खेलो इंडिया गेम्स दोस्तों आपको पढ़ाते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में हुआ 25 के अंदर, ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स जो अभी दादर नागर हवेली के अंदर हुआ है, दादर नागर हवेली दमन में घोगला बीच पे हुआ है, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो अभी कुछ दिनों पहले आपके राजस्थान के अंदर हुआ, ठीक है। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि दिल्ली के अंदर हुआ था ना। इसके अलावा आपके खेलो इंडिया भी जनजातीय गेम्स होने वाला आप सभी जानते हैं आपके ना। तो ये जो सारे गेम्स आपके इनको बढ़ावा दिया जाएगा, और आपके क्योंकि खेलने से दोस्तों आपके खेल जो है, खेल विज्ञान तकनीक जो है, इसको आपस में मिलाया जाएगा। ये सारी बात यहां पे की गई आपके खेलो इंडिया मिशन के अंदर दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन है शिक्षा, गुरुजी इसी के लिए तो आया था सुबह से, मैं इसी के लिए बैठा था। एजुकेशन की क्या बात करोगे, तो सुनना भैया, पहले दोस्तों तुम ये सुनो, तुम्हारे कलेजे में तीर सुनो तुम पहले तो। स्टेम के ऊपर बल दिया, क्या बात कर रहे हो, हाँ दोस्तों स्टेम, स्टेम क्या है गुरुजी, तना नहीं, ये है स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। ये 4 स्ट्रीम होती है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है। स्टेम दोस्तों किन के लिए होती है, स्टेम होती है आपके महिलाओं के लिए। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, हाँ अरे सुन लो, अरे मेरे अभागे पुरुषों सुनो, महिलाओं की बात हो रही है किसकी, तो दोस्तों महिलाओं को साइंस के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए स्टेम योजना होती है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। दोस्तों इनके लिए हायर एजुकेशन में महिला स्टेम ले सकें, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टेम पीसीएम जो है उस पर बल दे सके आपके। इसके लिए दोस्तों महिला छात्रावास खोले जाएंगे प्रत्येक जिले में, तो लिख लेना प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा एसटीईएम के लिए महिला छात्रावास जो है ये ओपन किए जाएंगे, ये आपको तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो एजुकेशन में पहला महिलाओं के लिए क्या आपके, तो हर आपके जिले के अंदर महिला छात्रावास जो है ये आपके ओपन किए जाएंगे, ठीक है। 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप जो है आपके उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप जो है इसका डेवलपमेंट जो है किया जाएगा, 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप दोस्तों ना। अगला सुनो, एग्जाम में 100% सवाल बन सकता है, 4 टेलीस्कोप एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में, लिख लो दोस्तों, खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप, स्टार लगाओ, 4 टेलीस्कोप की स्थापना होगी। ये 4 टेलीस्कोप कौन कौन से होने वाले आपके, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और द कॉस्मोस 2 प्लेटोनियम जो है इनकी स्थापना की जाएगी। लगा दो स्टार, लगा दो फूल पत्तियां लगा दो, डब्बे में बंद कर दीजिए। 4 आपके जो है टेलीस्कोप की स्थापना होगी, ये आपको नोट करना है। तो 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप, हर जिले के अंदर महिलाओं के लिए आपके हॉस्टल, और 4 आपके टेलीस्कोप, आपको एग्जाम के हिसाब से 100% सवाल दोस्तों बन सकता है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद पर्यटन खत्म, शिक्षा खत्म एक पेज में दोस्तों। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम एसएससी की तैयारी करके नहीं दोस्तों ये 70 पेज का बजट पढ़ रहे हो, उसमें तुम्हारे लिए केवल एक ही पेज है ना, और उसमें भी तुम्हारे लिए केवल एक लाइन दोस्तों लिख रही है कि आप सभी को संतावना, आप सभी को श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, ठीक है। बस युवाओं को समर्पित बजट दोस्तों ना। हाँ अभी बीड़ी सिगरेट की बात करूंगा आगे, तुम्हारे लिए वही काम की बात होगी ना, गुटखा, तंबाकू, मसाला, सुनना दोस्तों। आगे सुनिए दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पर्यटन की दोस्तों बात करते हैं। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पर्यटन, ठीक है। टूरिस्ट जो है ये भी दोस्तों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है भारत के, उन सभी को दोस्तों ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। मान लो भविष्य में कभी दोस्तों कोई भूकंप आ गया और कोई महत्वपूर्ण स्थान तहस नहस हो गया, कोई अटैक हो गया, कोई युद्ध हो गया, उसमें स्थान
तहस नहस हो गया तो कम से कम उस स्थान का ज्ञान तो तहस नहस ना हो। तो इसके लिए राष्ट्रीय नेशनल दोस्तों राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड जो है इसकी स्थापना की जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड जो है इसकी स्थापना होगी। अब सुनना काम की बात हो, सुना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में दोस्तों पोदी गई मलाई में माउंटेन ट्रेल, ठीक है। नोट करना आपके कहां कहां दोस्तों माउंटेन ट्रेल आपके, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी घाट की अराकू घाटी, पश्चिमी घाट में पोदी गई मलाई में माउंटेन ट्रेल, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड दोस्तों ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख आश्रय स्थलों के पास टाइटल ट्रेल, टाइटल जानते हो, टाइटल कछुआ टाइटल ट्रेल जो वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पुलिकट झील के किनारे वर्ड वॉचिंग ट्रेल्स, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, नोट कर लो, ये वो सवाल है जब पेपर में आपको हिलाएंगे, ठीक है। हाँ, हिला डाला ना, वही वाले सवाल है आपके। सवाल दोस्तों पूछे आपसे कि भारत में, सवाल ऐसे आएगा, सवाल पूछेगा भारत में वर्ड वॉचिंग ट्रेल्स कहां स्थापित करने की बात की गई, लेकिन आपके पुलिकट झील, कहां सो पुलिकट झील में, अब वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बाउंड्री पर है, ठीक है। सेकंड पूछेगा भारत में टाइटल ट्रेल जो है कहां स्थापित करने की बात की, नोट करना आपके ओडिशा, कर्नाटक, केरल के तटीय क्षेत्रों में आपके स्थापित करने की बात है। सवाल पूछेगा कि भारत में माउंटेन ट्रेल कहां स्थापित करने की बात हुई, लिखना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी घाट में अराकू घाटी, पश्चिमी घाट में पोदी मई मलाई जो आपकी यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके, भारत पहली बार जो है ग्लोबल बिग कैट समिट जो है इसको आयोजित करेगा। मैंने आपसे कहा था, याद कीजिए दोस्तों, बिग कैट अलायंस जो है बनाया गया है। अरे बिग कैट में दोस्तों कौन कौन शामिल होती है आपके, अरे तेंदुआ, लियोपर्ड हो गया, चीता हो गया, टाइगर हो गया दोस्तों, आपके टाइगर है, प्यूमा है, ये सारी चीजें शामिल होती है बिग कैट, बड़ी बिल्लियों के अंदर ना। तो भारत ने बिग कैट अलायंस बनाया है। इस बिग कैट अलायंस के पहले हेड भी कौन है आपके, भारत के जो वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं वो इस बिग कैट अलायंस के पहले मंत्री, आपको ध्यान रखना है, पहले अध्यक्ष भी जिनको आप जानते हो, भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। तो भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट जो है इसको भारत में आयोजित करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये लिखो स्टार लैब दोस्तों, कुछ जगहों के नाम खुद आपके हमारी जो वित्त मंत्री जी जो खुद जगहों के नाम इन्होंने खुद लिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपके लोथल, इसके अलावा धोलीवीरा जो गुजरात में लोथल है, धोलीवीरा आपके जो राखीगढ़ी जो स्थान आपके, इसके अलावा आपके अदिचनालूर जो स्थान आपके, सारनाथ जो स्थान आपके, हस्तिनापुर स्थान है, इसके अलावा लेह पैलेस जो है, इनका नाम तो लिया, बाकी 15 आर्कियोलॉजिकल साइट की बात कही है कि इनको डेवलप किया जाएगा वापस, देखना लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, अदिचनालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस जैसे 15 आर्कियोलॉजिकल साइट को जीवंत करना, ये इनका उद्देश्य है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है आपके, उसमें बुद्ध सर्किट जो है इसको डेवलप करना, ठीक है। तो टूरिज्म के अंदर दोस्तों आपके कहां कहां पर हमारी ट्रेल है वो मैंने आपको बता दिया आपके। इसके अलावा ग्लोबल बिग कैट अलायंस दोस्तों अगला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट आपके 15 आर्कियोलॉजिकल साइट को जीवंत करना हो गया, और एक आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुद्ध सर्किट जो है इसको आपके जो है डेवलप करना होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके सेवा क्षेत्र दोस्तों आपके इसके ऊपर बल दिया गया, ठीक है। सर्विस सेक्टर दोस्तों इसके ऊपर बल दिया गया आपके। इनमें से कोई भी काम की बात आपकी नहीं है, फिर भी आप चाहो तो इसको बाद में पढ़ लेना दोस्तों, ये आपके सर्विस सेक्टर की बात यहां पर की गई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आइए अगला पॉइंट आपके तीसरा कर्तव्य जो है हमारा, ठीक है। तो मैंने पहला कर्तव्य पढ़ा दिया, उस पहले कर्तव्य को पाने के लिए 6 क्षेत्र के बारे में पढ़ाया, 6 स्तंभ के बारे में पढ़ाया। सेकंड सेक्टर दोस्तों मैंने पढ़ाया आपको, उसके अंदर मैंने आपको बैंकिंग दोस्तों आपके, ऑप्शन, शेयर मार्केट, एग्रीकल्चर हमारा, सर्विस सेक्टर हमारा, उन सबके बारे में पढ़ा दिया। थर्ड जो हमारा कर्तव्य आपके उसकी और दोस्तों आते हैं जिसमें सबका साथ सबका विकास, ठीक है। सबका साथ सबका विकास की बात हुई है ना, तो हमारा थर्ड कर्तव्य है उसमें किसकी बात हुई है, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें कहा गया है किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी दोस्तों आपके, दिव्यांगजन जो है हमारे उनको मजबूत किया जाएगा, कमजोर समूह को मजबूत किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे जो जो क्षेत्र रह गए थे दोस्तों ना, सबका साथ सबका विकास में किस पे बल देंगे, जो कमजोर है या फिर जो रह गए उनको भी बल दिया जाएगा। जैसे कि किसानों की आय डबल की जाएगी, दिव्यांगजनों को मजबूत किया जाएगा आपके, नॉर्थ ईस्ट पे बल दिया जाएगा। इसके अलावा कमजोर समूह जो है आपके उनको मजबूत किया जाएगा। ये आपके यहां पर दोस्तों जो तीसरा कर्तव्य आपकी उसकी बात होती है, ठीक है। किसानों की आय में दोस्तों वृद्धि करने के लिए कौन कौन से पॉइंट बोले दोस्तों आपके, तो मैंने कहा था आपसे 500 जलाशय जो आपके इनको मजबूत करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना भी अमृत सरोवर जो आपके किसानों के लिए, मत्स्य पालन के लिए दोस्तों आपके, पशुपालन के लिए भी बहुत सारे पॉइंट यहां पे लिख के दिए गए, आपको जो ध्यान रखना है। आपको जो काम की बात उसको नोट करनी है, आपको यहां पर है राज्य सरकार के साथ मिलकर के इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम के गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे, ठीक है। तो काजू के ऊपर, कोको के ऊपर मैंने आपसे कहा था इनके ऊपर खूब बल दिया गया है। इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम, चंदन के ऊपर दोस्तों ना, तो काजू, कोको, नारियल, चंदन, इनके ऊपर इस बार खूब जो है आपके ध्यान दिया गया दोस्तों। और जो आपके काम की जो बात थी मैंने आपको लिखाई थी आपके भारत विस्तार, किसके बारे में, भारत विस्तार जो है इसके बारे में कहा था दोस्तों मैंने आपसे। देखो भारत विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आभासी एकीकृत प्रणाली का डेवलप करना। भारत विस्तार जो एक बहुभाषीय एआई टूल है, बहुत सारी लैंग्वेज में काम करने वाला टूल आपके, क्योंकि हमारे यहां पर जो किसान है दोस्तों उनके वहां पर अलग क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, तो उसमें काम करने वाला टूल है, ठीक है। अगला पॉइंट है, और जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधित प्रणालियों के लिए आईसीएआर पैकेज सहित एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में इंटीग्रेटेड किया गया है। इसमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा, और आपके किसानों को सलाह चाहिए तो दे पाएगा उन्हीं की लैंग्वेज में, ठीक है। उन्हीं की लैंग्वेज में किसानों को सलाह दे पाएगा। कौन सा, भारत विस्तार। मैंने आपसे कहा था महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अखरोट, बादाम, खुमानी, इनके ऊपर बल दिया गया है। चंदन, लकड़ी के ऊपर मैंने कहा था आपसे बल दिया गया दोस्तों आपके। इसके अलावा नारियल को बढ़ाने की योजना है आपके, काजू जो है आपके, काजू कोको जो है इनको बढ़ाने की योजना है, ठीक है। तो इस बार जो आपके इनके ऊपर दोस्तों कृषि के अंदर जो है बल दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दिव्यांगजन की बात करूं आपसे, तो दिव्यांगजन कौशल योजना स्टार्ट हुई। कौन सी, दिव्यांगजन कौशल योजना जो है आपके ये स्टार्ट की है कि दिव्यांग जो व्यक्ति है दोस्तों आपके, ये मजबूर नहीं है, इसको मजबूत है ना, ये मजबूत है, मजबूर नहीं है, ये मजबूत है। इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जाएंगे। माना कि इंसान चल नहीं सकता पर खोपड़ी तो चल रही है इंसान की, उस स्किल तो डेवलप कर सकता है आपके, बैठे बैठे भी कौन कौन से काम कर सकता है उस पर बल देना, ठीक है। जब स्टीफन हॉकिंग्स बैठे बैठे दोस्तों पूरे
ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर घुमा सकता है स्टीफन हॉकिंग जो है, जो कभी आपके खड़ा नहीं हुआ आपके, वो ब्रह्मांड में बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता रहा है, आपके ब्रह्मांड में टाइम के बारे में बता रहा है। तो हर कोई कुछ भी कर सकता है, बस हमें उनको मजबूत करना है, ठीक है। दिव्यांग सहारा योजना दोस्तों ना, दिव्यांग सहारा योजना पे बल देगा आपके आर्टिफिशियल लिम्स, आपके किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो उसको आर्टिफिशियल लिम्स है ना, लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एल्मिको को सहायक उपकरण के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रमोट करना, ठीक है। मतलब दिव्यांगजन जो है ना, आपको दिव्यांगजनों को दोस्तों आपके जो सहायक उपकरण चाहिए होते हैं, किसी के पैर नहीं है तो आर्टिफिशियल पैर बनाना, ठीक है। ऐसी कंपनी जो एल्मिको है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ये यहां पर दिव्यांग सहारा योजना आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। मानसिक स्वास्थ्य को, कि दिव्यांगजन जो है उसको मस्तिष्क से मजबूत करना है, ठीक है। अगर वो अंदर से मजबूत हो गया तो वो कुछ कर लेगा, ठीक है। नोट करना, मानसिक स्वास्थ्य ट्रॉमा सेंटर जो है ये भी आपके यहां पर स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने कहा ना, किस किस पे बल देना, दिव्यांगजन पे बल देना, किसानों पे बल देना ना, सबका साथ सबका विकास, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर बल देना, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किसके ऊपर बल दिया गया, नोट करना, आपके दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ में एक पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर जो है इसका विकास होगा। लिखना, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में आपके यहां पर डिसाइड किया गया है कि यहां पर एक इंटीग्रेटेड आपके ईस्टर्न जो कोस्ट है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपके डेवलप किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहा गया है। और आपके 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थल जो है इनके लिए निर्माण करना, 4000 जो इलेक्ट्रिक बसें आपके इनको बढ़ावा दिया जाएगा। मैंने आपसे भी कहा कि जो बौद्ध स्थल आपके सो, ये बौद्ध स्थल आपके पूर्वोत्तर जो ये हमारा भारत है वहां पर अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर बौद्ध सर्किट जो है इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मान लिया गया है, ठीक है। जो 16 फाइनेंस कमीशन है इसकी जो सिफारिश है उसको मान लिया गया है। इसके हेड कौन, आपके अरविंद पनगड़िया जी इसके हेड आप जानते हो। सचिव कौन है, ऋत्विक रंजन पांडे जी इसके सचिव आप जानते हो, ठीक है दोस्तों। आपके ऋत्विक रंजन पांडे जी सचिव है और अरविंद पनगड़िया जी इसके हेड आप सभी जानते हो। तो ध्यान रखना, आपके 16वां जो वित्त आयोग है आपके इसकी जो सिफारिश थी इसको मान लिया गया है। अच्छा देखो यहां पे कितना बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, तुमको हवा भी दोस्तों नहीं लगेगी ना। फाइनेंस कमीशन की बात करूं आपसे, कौन सा आर्टिकल है, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल है, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के लिए आर्टिकल कौन सा, 281। लिखना, वित्त आयोग की जो सिफारिश है इसके लिए आर्टिकल कौन सा, 281। तो ध्यान रखना, देखिए 16वें वित्त आयोग ने 17 नवंबर 25 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत, ध्यान रखना, अनुच्छेद 281 के अंतर्गत दिए गए अधिशेष के अनुसार सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संसद में रखेगी, ठीक है। ध्यान रखने ना, आर्टिकल 281 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है सिफारिश जो आपकी उसकी बात करता है और 17 नवंबर 25 को आपकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी दोस्तों। आपके 16वां फाइनेंस कमीशन दोस्तों आपके सेंटर से स्टेट में जो पैसा जाता है, आपके भारत सरकार के पास जो 100 रुपया है उस 100 रुपए में से स्टेट के पास कितना जाएगा, 41% पैसा जाएगा। ये बात उन्होंने रखी है, ठीक है। लिखना, सरकार ने 41% वितरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधित आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 16वें वित्त आयोग की दोस्तों बात यहां पर की गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राजकोषीय समेकन की बात करते हैं ना, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है एक ही, राजकोषीय घाटा क्या बनता है, राजकोषीय जो घाटा है जिसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पूछूं आपसे तो मार्केट बोरोइंग है ना, बाजार दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बजट डेफिसिट, आपके बजट का जो घाटा है इसमें से मार्केट बोरोइंग, बाजार से जो उधार लिया है उसे माइनस कर दीजिए। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहां पर आप पढ़ते हो जो वर्तमान जो भारत में जो बजट आता है आपके उसमें प्राप्ति और व्यय जो है दोनों बराबर होते हैं, तो बजट घाटा नहीं होता है, ठीक है। तो मार्केट बोरोइंग जो होती है, बाजार से जो उधार लिया गया होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा राजकोषीय घाटा होता है, फाइनेंस आपके फिस्कल डेफिसिट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या टारगेट लिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा 2026-27 की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें 4.3% जो है 26-27 का जो टारगेट हमारा ये 4.3% जो है ये अनुमानित है, ठीक है। तो हमारा कितना अनुमान है, 26-27 का टारगेट हमारा 4 पॉइंट, लिख लो, स्टार लगा लो, अगरबत्ती लगा लो, जो लगाना लगा लो, 4.3% जो है ये 26-27 का हमारा टारगेट सुना। इन्होंने ये भी कहा है कि जो 25-26 जो हमारा पिछला वाला दोस्तों था आपके, इस पिछले वाले में हमने जो अनुमान लगाया था 4.4%, ठीक है। तो हमारा अनुमान था वही हमने संशोधित कर दिया, उतना ही रहने वाला, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे के संशोधित अनुमान 25-26 में जीडीपी के 4.4% रहने का अनुमान है और इसके अलावा बजट अनुमान 26-27 में राजकोषीय घाटा 4.3 है ना, तो 25-26 में 4.4% और 26-27 में 4.3% जो है ये हमारा नोट कीजिएगा, आपके राजकोषीय घाटा का दोस्तों अनुमान जो रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर इनके दोस्तों आंकड़े जो है आपके वो भी आंकड़े यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आप राजकोषीय जो घाटा है आपके ये देख लीजिए दोस्तों, यहां पर आपके सामने ये आपके लगभग दोस्तों इतना जो है आपके अनुमानित जो है वो रहने वाला है, जो कि 16,95,768 करोड़ रुपए जो रहने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर ये बजट में हमारे पास कितनी प्राप्तियां हुई हैं और कितना हमारा व्यय होने वाला है दोस्तों उसके बारे में आंकड़ा है, ठीक है। एक सारणी जो कि मैंने दिखा दी आपके, पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है हमारे दोस्तों बजट का पूछूं आपसे, हमारा जो बजट है इसका व्यय पूछे कितना है आपके, लिखना 53.5 लाख करोड़, कितना है 53.5 लाख करोड़ रुपए जो है इतना हमारे बजट का व्यय है, एक्सपेंडिचर, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दोस्तों नया आयकर अधिनियम, स्टार लगाओ भाई साहब, नया आयकर अधिनियम। पिछली बार घोषणा हुई थी आप जानते हो गुरुजी पानी पी लिए, नहीं बजट खत्म करने के बाद ही पानी पिएंगे ना, हम संकल्प लेते हैं, ठीक है, हम कर्तव्य लेते हैं ना। 3 इन्होंने ले लिए, एक अपन दोस्तों। अब कभी मैं कह रहा हूं इनसे ये एक दिन पहले मुझे दे दे बजट कि ये वाला बजट है इसको पढ़ाना है, ठीक है, और पेश करना है, ठीक है। तो बजट ऐसा तो पेश हो कि आम जनता को समझ में आए, ठीक है। मतलब मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा था आज सुबह बजट सुनते हुए कि आम जनता में मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में 90% को समझ ही नहीं आया, ठीक है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में जिनके लिए बजट पेश हुआ था उन 90% को समझ में नहीं आया होगा आज बजट जो है, शायद दोस्तों ये रणनीति के तहत पेश किया गया कि समझ ही नहीं आना चाहिए, समझ आ गया तो सवाल पूछ लेंगे भाई साहब बताओ रोजगार कहां है, समझ ही नहीं आना चाहिए, भारी भारी सवाल फेंको, कर्तव्य, स्तंभ, फलाना ढिमकाना दोस्तों ना,
भारी भारी शब्द फेंक दो, समझ नहीं आना चाहिए। जब 90% को समझ में आया ही नहीं, जब शिक्षित को समझ नहीं आ रहा, शिक्षित खुद दोस्तों 8 बजे का इंतजार कर रहा है, तो आप उसका कैसे इंतजार कर रहे हो जो अमरूद की ठेली लगा रहा है? उसको समझ में आएगा बजट आपके? तो बजट ऐसा पेश हो कि जो समझ में आ सके ना, आसान भाषा में, देसी भाषा में बजट पेश होना चाहिए जिससे कि समझ में आए। सुनिएगा, नया आयकर अधिनियम, ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो पहला 1961 का जो हमारा इनकम टैक्स जो एक्ट था, उसको रिफॉर्म करने के बाद पिछले बजट में कही गई थी, अब उसको हम वापस दोहरा रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से भारत में नया आयकर जो अधिनियम है वो लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, वापस से ये कहा गया है कि 1 अप्रैल 26 में जो नया आयकर अधिनियम आपके वो वापस पेश होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने यहीं पर ये बात कही है कि हम थोड़ी बहुत आपको जीवन जीने में भी आपको सुविधाएं दे रहे हैं। कुछ दोस्तों हमारे जो टैक्सेज आपके उनको कम कर रहे हैं, कुछ टैक्स की दर को हम कम कर रहे हैं, कुछ फीस को हम कम कर रहे हैं, जैसे कि मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले ब्याज पर व्यक्तियों को आयकर में छूट होगी, ठीक है, ये कहा गया, ठीक है। विशेष टूर प्रोग्राम पैकेजों की बिक्री पर टीसीएस दर जो है उसको आपके 5% और 20% से कम करके 2% किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस दर को आपके 2% किया जाएगा। कुल मिलाकर के कुछ दर को कम करके तुम्हें जीवन में जीने की सुगमता जो है वो भी दी गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके भारत के विकास में जो आईटी सेक्टर है आपके, उसको दोस्तों बढ़ावा देने की बात यहां पर की गई है। वही आपके कुछ आपके जो आपके यहां पर सुविधाएं आपके कुछ वो यहां पर दी गई है, जैसे कि आपके एक हार्बर दोस्तों मार्जिन जो है 15.5% जो है उसकी बात आपको उससे छूट देने की बात है। तो ये सारी बातें आपकी यहां पर कही गई दोस्तों ना। टैक्स की बात करूं आपसे, जो प्रत्यक्ष कर है हमारा, इसमें इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, आपके सारे टैक्स आते हैं आपके, तो उसकी बात भी यहां पर लिखी हुई है। पर हमारे एग्जाम के हिसाब की जो है, एग्जाम के हिसाब से ये हमारे काम की नहीं। हाँ, एक बात काम की नोट करना, भारत में डेटा सेंटर सर्विस की मदद से किसी भी विदेशी कंपनी द्वारा सेवाएं लेने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे रहेगा। स्टार लगा लो, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन दोस्तों रहने वाला है आपके कि भारत में डेटा सेंटर सर्विस की मदद लेने पर कोई विदेशी कंपनी अगर हमारी मदद लेती है तो उसको सेवाएं लेने पर 47 तक जो है टैक्स हॉलिडे रहने वाला है। ये हमारी तरफ से सूचना जो है यहां पर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन करेगी, बनाएगी हमारे यहां पर, तो भी हम उसको कुछ छूट देंगे मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ना। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव यहां पर किए गए। अब सुनिएगा तुम्हारे काम की बात दोस्तों ना, सुन लो भाई साहब, सुनो। विशिष्ट वस्तुएं दोस्तों नामित, ठीक है, देखिए सुनिएगा। विशिष्ट वस्तुएं जो है आपके नामित की गई आपके, और इन विशिष्ट वस्तुओं की बात करूं मैं आपसे, ध्यान रखना आपके, तो अल्कोहल युक्त लीकर दोस्तों ना, मतलब कि 2 घुट पिला दे साथिया। अल्कोहल युक्त लीकर, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2% दोस्तों किया जाएगा, और तेंदु पत्तों पर दरों को 5% से घटा करके 2% करेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल मतलब लीकर की बात, अल्कोहल मतलब पीने योग्य शराब की बात हुई आपके। स्क्रैप खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दर जो है उसको आपके 2% रखा जाएगा, और तेंदु पत्ता को 5% से 2% के अंदर जो है यह लाया जाएगा दोस्तों, ये भी आपके कहा गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अच्छा सस्ता क्या हुआ दोस्तों ना, सवाल पूछे आपसे, सस्ता क्या हुआ दोस्तों, महंगा क्या हुआ दोस्तों ना। सस्ता क्या हुआ रसगुल्ला, सस्ता दोस्तों आपके पहला आपके सो बैटरी जो आपके ईवी जो बैटरी है, इलेक्ट्रिक जो बैटरी आपके, ये सस्ती दोस्तों हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो बैटरी है यह सस्ती हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती होंगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कैंसर की जो 17 दवाएं आपके, इनमें टैक्स से छूट दी गई है ना, इनमें टैक्स से छूट है। 7 लाइफ सेविंग जो आपके लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं, इनमें भी टैक्स से छूट दी गई, ठीक है। इसके अलावा डायबिटीज शुगर की जो दवाएं थी आपके, इनमें भी टैक्स से आपकी छूट मिलेगी, ठीक है। सुनना देखना, बैटरियां आपकी जो है, बैटरी जो आपके, इनमें शुल्क के छूट दी जाएगी। वर्ष 35 तक न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क जो है इसकी छूट में बढ़ोतरी की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक कैपिटल गुड्स के आयात पर सीमा शुल्क में छूट मिलेगी आपके। बायोगैस के दोस्तों सेक्टर में आपकी छूट दी गई, आपके नोट करना। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए 17 ड्रग्स आपके दवाएं जो है इनमें छूट दी गई, ध्यान रखना आपके। 7 से अधिक दुर्लभ बीमारियों में आपके छूट जो है ये प्रदान यहां पर की गई है, नोट कीजिएगा। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित कर योग्य वस्तुओं पर टैरिफ रेट जो है कम की गई, तो ना छूट कहां पर दोस्तों आपके, तो छूट आपकी यहां पर हुई है। ईवी बैटरीज है, कैंसर की दवाएं हैं दोस्तों आपके, इसके अलावा 7 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं आपके, इसके अलावा शुगर जो आपके इनमें छूट मिली है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके तो महंगा क्या हुआ दोस्तों आपके, तो महंगा हुआ आपके बीड़ी, क्या हुई है, बीड़ी। ओ भाई साहब दोस्तों, बीड़ी महंगी होगी, ठीक है। लेकिन सिगरेट क्या, तो सिगरेट महंगी हो गया, ठीक है। तंबाकू महंगा हो गया, पान मसाला महंगा हो गया, ठीक है। पान मसाला तो महंगा हो गया। विदेशी परफ्यूम महंगी हो गई, क्या हो गई, विदेशी परफ्यूम जो है ये महंगी दोस्तों आपके। ऑप्शंस बेचना आपके शेयर मार्केट में आपके वहां पे महंगा हुआ है, ठीक है। देखिए यहां पर दिखाता हूं दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर आपकी यहां पे देखो लिखा होगा, ये तो आपको सारी बातें दोस्तों मैंने बता दी जो काम की थी आपके। सीमा शुल्क में छूट की बात करें आपसे, तो यहां पर ये सीमा शुल्क में छूट आपके एयरक्राफ्ट के निर्माण के कलपुर्जे में छूट मिली है, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों ना। बाकी जो महंगा हुआ है मैंने आपको महंगा ही पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, रुपया कहां से आता है और रुपया कहां पे जाता है दोस्तों ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेकंड लास्ट पॉइंट है कि रुपया कम्स फ्रॉम, रुपया कहां से आता है, ठीक है। लिखिएगा रुपया कहां से आता है ना, और रुपया कहां दोस्तों जाता है, ठीक है। रुपया कहां जाता है दोस्तों, मान लीजिए भारत में 1 रुपया जो है आपके, मान लीजिए भारत में दोस्तों 100 रुपया आ रहा है, ठीक है। आप ऐसा मानिए कि भारत के अंदर 100 रुपया दोस्तों आ रहा है, ठीक है। भारत में कितना आ रहा है, भारत में 100 रुपया आ रहा है, ठीक है। इस 100 रुपये में से आपके 24 रुपया केवल और केवल उधार से आ रहा है रसगुल्ला। मान लो 100 रुपया दोस्तों भारत में आ रहा है, तो भारत में 100 रुपया जो है इसमें से 24 रुपया किससे आता है, उधार से आता है। जब भारत सरकार ही दोस्तों, जब भारत सरकार ही उधार पे जी रही है तो फिर हम क्यों ना जिए, ठीक है। जब से मैं बजट पढ़ रहा हूं मेरे जीवन में, तब से दोस्तों हमारे पास पैसा आने का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो उधार ही है, ठीक है। जब भारत सरकार खुद उधार पे जी रही है रसगुल्ला, तो मैं अपने दोस्त से उधार लेके उसका उधारी ना चुकाऊं, समोसा खा जाऊं, तो इसमें कौन सी गलत बात है। 100 रुपए में से केवल 24 रुपया दोस्तों हमारे पास उधार का आता है, ठीक है। इसके बाद 1800 रुपया जो हमारे पास जीएसटी से आता है, ठीक है। 21 रुपया लिखना आपके, 21 रुपया जो है ये हमारे पास में इनकम टैक्स से आता है, ठीक है। किससे, इनकम टैक्स से 21 रुपया आता है। क्रम पूछता है एग्जाम में निकालना, पहले
पहले पे दोस्तों उधार ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे पे आप इनकम टैक्स नोट कीजिए, तीसरे पे लिखिए जीएसटी, है ना, 18 रुपए जो आपके ये जीएसटी से आता है। 3 ध्यान रखना ना, टॉप 3 नोट कर लीजिए। उधार मार्केट बोरिंग 24 रुपए, इनकम टैक्स 21 रुपए और जीएसटी आपके 18 रुपए। आपको 3 दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों रुपया दोस्तों कहां से आता है, ठीक है। अब पॉइंट दोस्तों यहां पर रुपया दोस्तों कहां पे जाता है, ठीक है। देखिए आपके देखो रुपया दोस्तों कहां से आता है, आपके पूछूं आपसे तो रुपया कहां से आता है। रुपया आपके 24 रुपए उधार से आता है, 21 रुपए दोस्तों आयकर से आता है, आपके 18 पैसे जो आपके 18 रुपए जो आपके जीएसटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों रुपया कहां जाता है। दोस्तों रुपया कहां पर जाता है पूछा आपसे, दोस्तों रुपया में आपके जो कर राज्यों का जो हिस्सा है आपके वो कितना, आपके 22 रुपया, कितना 22 पैसा, ठीक है। और ब्याज अदायगी, ठीक है। सुनना दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि रुपया कहां से आता है, उधार से आता है, ठीक है। तो रुपया कहां जाता है, ठीक है। रुपया कहां जाता है आपके, तो पहला रुपया दोस्तों आपके राज्य को जाता है ना, सेंटर से राज्य को चला जाता है पहली बार, ठीक है। सेकंड नंबर पे ब्याज अदायगी, जब हम रसगुल्ला उधार ले रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। अरे भाई उधार लेंगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको, तो नोट करना 22 रुपए, 100 रुपए में से 22 रुपए राज्य को जाते हैं, 20 रुपए केवल हम उधार। दोस्तों मूलधन तो हम चुकाएंगे नहीं जीवन में, छोड़ दो, ठीक है। तो भारत वाले अगर किसी का रुपया चुका दे तो फिर भारत कैसा, ठीक है ना। मूलधन की तो बात ही नहीं करते हमने आज तक उस बजट में ये नहीं कहा कि हमने उस देश का 1,00,000 करोड़ रुपया वापस दे दिया, नहीं, हम कहते हैं हमने उसको ब्याज दे दिया वापस। मूलधन तो मांगो ही मत हमसे, है ना। तो ब्याज अदायगी दोस्तों 20 रुपया ब्याज अदायगी जो आपकी वो जाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देना, देखिए आपके यहाँ पर दोस्तों ब्याज अदायगी 20 रुपया दोस्तों जाएगा और केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती है 17 रुपए जाता है आपके, और 22 रुपया आपके करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है आपके वहां जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम पॉइंट दोस्तों आपके सामने किस किस पे दोस्तों कितना जो खर्चा है आपके व्यय जो है वो होने वाला है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो परिवहन के ऊपर आपके 5,98,520 करोड़ रुपए जो है सो ये खर्चा होने वाला है। नोट करना आपके, तो परिवहन के ऊपर 5,98,000। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान सो परिवहन का। दूसरा स्थान कौन सा है, डिफेंस का दूसरा स्थान है, ठीक है। किसका, आपके रक्षा का दूसरा स्थान आपको खर्च के मामले में नोट करना है। तीसरा स्थान किसका है, ग्रामीण विकास का तीसरा स्थान आपको ध्यान रखना है। चौथा स्थान आपके गृह कार्य। तो टॉप 3 मैंने आपको रुपया कहां से, टॉप 3 पहला रुपया कहां जाता है, टॉप 3 दूसरा, थर्ड आपके कहां खर्चा हमारा सबसे अधिक होता है, तो परिवहन पहला है, दूसरा रक्षा है, तीसरा ग्रामीण विकास है। ये आपको ध्यान रखना है यहां पे दोस्तों ना। तो ये हमारा दोस्तों आपके यहां पर समाप्त हो गया बजट आपके सामने। ये ब्रह्मास्त्र जीके जीएस जो है वो आपको बैच उपलब्ध है 399 और 599 में। आप जीके जीएस यहां पर पूरी मेरे साथ में पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी का सारांश मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं और 10 घंटे में लाइव, 10 महीने में लाइव पढ़ाऊंगा। 18 महीना आपको जो है वो दोस्तों आपके सामने 18 महीना आपको यहां पर क्लास चलेंगे। ऐसे 18 महीना आपके सामने वैलिडिटी रहेगी। एसएससी रेलवे का सेमिनार 8 फरवरी को प्रातः 10 बजे जयपुर के अंदर होने वाला, ये सूचना आपके लिए यहां पर।